वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेजेक्स प्रो कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। रेजेक्स के अलग अलग टॉपिक्स को हम ब्रेक डाउन करके बहुत ही डिटेल में अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे। इससे हमारा रेजेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम से क्लियर हो जाएगा और आप रेजेक्स में एकदम से प्रो बन जाएंगे। और उन्हीं टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करते हुए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है आपके लिए, rejexpro.netlify.app। आप भी इसको अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए 14 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन ये 14 पॉइंट्स फाइनल पॉइंट्स नहीं है। इसमें और भी पॉइंट्स हम ऐड करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है रेजेक्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम रेजेक्स कैसे यूज करेंगे, रेजेक्स के क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो सारी चीजें तो मैंने यहाँ पे अभी मेंशन ही नहीं की हैं। तो ये लिस्ट इजीली मुझे लगता है कि ये 20 तक चली जाएगी, 20 टॉपिक्स तक। तो अभी के लिए मैंने इतना टॉपिक यहाँ पे लिख के रखा है। जब आप इसको ओपन करेंगे तब आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स अपडेटेड मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो एक वीडियो के कमेंट में मैंने देखा था, एक रेजेक्स के ऊपर वीडियो था, उसके कमेंट में मैंने ये देखा था कि सबसे बढ़िया रेजेक्स क्रिएट करने का तरीका यह है कि अपना कीबोर्ड ओपन करो, उसके ऊपर अपनी बिल्ली छोड़ दो, एक बढ़िया सा रेजेक्स बन जाएगा। तो ये सही बात है। अगर आप रैंडमली कुछ भी टाइप कर देंगे ना, तो 80-90% चांस है कि वो एक वैलिड रेजेक्स बनेगा। तो एक बार डिफाइन करते हैं कि रेजेक्स होता क्या है। तो रेजेक्स एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अगर एक लाइन में अगर समराइज करना हो क्या होता है, तो कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना, उसी को हम किसी ऑर्डर में लिखते हैं तो एक रेजेक्स बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एकदम से टाइप कर देंगे, आंख बंद करके कुछ भी टाइप कर देंगे तो एक वैलिड रेजेक्स बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि अगर आप ऐसे कुछ टाइप करेंगे तो एक वैलिड रेजेक्स ही बनेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ टाइप करके अगर दिखाऊं, जैसे हम कीबोर्ड जब ऐसे रैंडमली कुछ टाइप करते हैं ना, तो ऐसे कुछ टाइप होता है, तो हाँ ये एक वैलिड रेजेक्स है। अगर हम इसमें कुछ नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो हाँ ये भी एक वैलिड रेजेक्स है। तो यही उस कमेंट में बोल रहा था कि ये अगर एक रेजेक्स बनाना है तो एक बिल्ली अपने कैट पे दौड़ा दो, एक वैलिड रेजेक्स बन जाएगा। तो ये एक वैलिड रेजेक्स है, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि हम कुछ भी ऐसे टाइप कर देंगे कुछ भी तो एक वैलिड रेजेक्स हो जाएगा। हालांकि अगर हम रैंडमली कुछ टाइप करेंगे तो हो सकता है कि वैलिड रेजेक्स बन जाए। तो रेजेक्स ऐसा ही नहीं होता है कि रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स का कुछ काम होता है। तो अगर हम और भी अच्छे से डिफाइन करें रेजेक्स को, तो रेजेक्स एक डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और उसका हम यूज करके एक स्ट्रिंग के अंदर हम पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। मतलब हमारी अगर कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसमें किसी टाइप का पैटर्न फाइंड करना है तो हम रेजेक्स यूज करते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने रिसोर्सेज सेक्शन में आपके लिए एक index.html फाइल अटैच करके रखी है। आपको एक जिप फाइल मिलेगी, उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको उसके अंदर एक index.html फाइल मिल जाएगी। अब ये एक HTML फाइल है जो कि मेरी पोर्टफोलियो की एक HTML फाइल है। मैं आपको एक टास्क देता हूं कि मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर जो मैंने नॉर्मल CSS यूज किया है वो मैं यहाँ पे नहीं यूज करूंगा, मैं टेलविंड यूज करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं, यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं, ये यहाँ पर टोटल 158 क्लासेस हैं। आप इन सारी क्लासेस को कुछ इस तरह से करिए। ये ऐसे करना है आपको, मतलब जो भी क्लास की वैल्यूज हैं उसके अंदर से आपको रिमूव कर देनी है, इसको एम्प्टी कर देना है। अब मैं इसके अंदर टेलविंड यूज करने वाला हूं, तो एक वैलिड काम है, आपको ये करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और आप करिए। आप 10 का करिए या 15 का करिए, आप खुद से ये चीज करिए। और जो 156 है ना, 158 है, उसमें से दो में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया है, कहीं बीच में दो में आपको ये एम्प्टी क्लास मिलेगी। तो आपको इस तरह से बनाना है। तो यानी कि 158 में से 156 जगहों पे आपको ऐसा करना है कि क्लास के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसको पूरा गायब कर देना है। तो आप करिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खुद से ट्राई किया होगा और 10-5 क्लासेस का ये क्लासेस की वैल्यू आपने एम्प्टी की होगी। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास, मैं एकदम ऊपर आ गया हूं, यहाँ पर मेरे पास ये क्लास है, मैं एक बार फाइंड करता हूँ। हाँ, तो ये क्लास है। तो कुछ इस तरह से आपने किया होगा, है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो सर्च बार है इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं।
इसमें से जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑप्शन है। अगर आपके में ये ऑफ है कुछ इस तरह से, जब ऑफ रहेगा तो ये हाईलाइटेड नहीं रहेगा, लेकिन इसको जब ऑन कर देंगे तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा ऐसे ब्लू कलर में। तो इसको ऑन कर देना है, उसके बाद आपको देखना है रेगुलर एक्सप्रेशन का जादू। जो भी मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आपको एग्जैक्टली एज इट इज टाइप करना है, आपको मीनिंग समझ आए या ना आए आपको वैसे ही टाइप कर देना है, और जो जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तब आपको समझ में आएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और रेगुलर एक्सप्रेशन का जादू क्या होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास इक्वल टू डबल कोट्स, फिर उसके बाद आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे कैरेट का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप एक डबल कोट लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको क्लोज करके प्लस, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स। अब ये करने से आप देखिए तो 156 जगहों पे जहां पर हमारी क्लास थी ये सारा मैच हो गया। ये देखो सारा मैच हो गया। अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे क्लास इक्वल टू एम्प्टी, और यहाँ पे रिप्लेस ऑल की बटन दबाएंगे, सारा रिप्लेस हो गया, पूरे जगहों पे सब जगह पे रिप्लेस हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसको मैंने एक गिट रिपोजिटरी बना दिया था, तो सब जगह देखो जहाँ पे क्लास था ना वो एकदम एम्प्टी हो गया। ये देखो, ये थोड़ा सा जूम आउट करके अगर मैं दिखाऊं तो साइड बाय साइड आप इसको एकदम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये फायदा होता है। अब एक काम और मैं आपको बताता हूं, एक काम और है जो कि करना है कि इस पर्टिकुलर कोड के अंदर कमेंट्स हैं काफी ज्यादा, आपको सारे कमेंट्स रिमूव करने हैं। यहाँ पे जैसे कि ये कमेंट है, तो ऐसे देखना है, ढूंढना है कितने कमेंट्स हैं और आपको इसको रिमूव कर देना है, या फिर आप केवल ढूंढ के बता दीजिए कि कितने कमेंट्स हैं। तो मान लो हमें काउंट करना है कि कितने कमेंट्स हैं पूरे HTML फाइल में, तो आप ये करिए, ये वाला टास्क भी करिए। आप देखिए कितना टाइम लगता है, पूरा ढूंढ के बताइए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं करके बताता हूं। यहां पर अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो यहां पे हम कंट्रोल F करेंगे, फिर उसके बाद डॉट प्लस, ये टोटल 8 कमेंट्स हैं। ये कमेंट हमें मैच हो गया, और ऊपर होगा ये ऊपर काफी ज्यादा कमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखो सारे कमेंट्स यहाँ पे मैच हो गए हैं। तो अगर हमें रिमूव करना है तो बस हम यहाँ पे एम्प्टी से रिमूव कर देंगे, सीधा एम्प्टी स्ट्रिंग से ये सारा रिमूव हो गया। अब कोई कमेंट यहाँ पे नहीं बचा, आप ढूंढ के दिखा दीजिए। अब इसका क्या मतलब है, जो हमने पहले क्लास वाला लिखा था उसका क्या मतलब था, यहाँ पे क्लास के लिए कुछ इस तरह से लिखा था, इसका क्या मतलब है, ये कुछ सेंस बनाता ही नहीं है। वही लग रहा है कि कुछ ऐसे ही कुछ टाइप कर दिया है, कोई मतलब ही नहीं है। तो सबका मतलब है, हम हर एक कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे समझेंगे इस कोर्स के अंदर कि इसका क्या मतलब है और कैसे हम अपना खुद का रेजेक्स बना सकते हैं। ऐसे ही और भी कई प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं जिसको केवल और केवल रेजेक्स का यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए हमें सीखना है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जब आपको आता है ना तो आपके पास सुपर पावर्स होती है। जिस काम को कोई 4 घंटे में करेगा ना, आप उसी काम को 4 सेकंड में कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि रेगुलर एक्सप्रेशन केवल VS कोड के अंदर ही यूज होता है सर्च करने के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी होता है, जावा के अंदर, पाइथन के अंदर, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। और जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रेगुलर एक्सप्रेशन जरूर यूज करना पड़ेगा। और जब भी रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात आएगी और आपको नहीं पता होगा तो आपको डर लगेगा और आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं से चैट GPT से या कहीं स्टैक ओवरफ्लो से कुछ मिल जाए तो काम चल जाए, और आप उसको कॉपी करके यूज भी कर लेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसलिए भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन सीखना है, ताकि जब भी आप अपने कोड में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें, भले ही कॉपी करके यूज करें, लेकिन आपको वो समझ आए कि ये कैसे काम कर रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है। और अगर आपको सीनियर डेवलपर बनना है तब तो रेजेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजेक्स एक सीनियर डेवलपर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक जो सीनियर डेवलपर होता है ना उसको रेजेक्स अच्छे से आता है, और एक प्रो डेवलपर जो होता है उसको भी रेजेक्स अच्छे से आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सफिशिएंट रीजन मिल गया होगा कि रेजेक्स हमें क्यों सीखना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक टॉपिक करके रेजेक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। एकदम मजा आने वाला है, आपका जो रेजेक्स का फियर है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक एक करके रेजेक्स के हर एक टॉपिक को डिमिस्टिफाई करेंगे। इससे पहले कि हम एक एक टॉपिक्स पढ़ना शुरू करें, आप एक न्यू टैब ओपन करिए और वहां पे सर्च करिए रेजेक्स 101। ये सर्च करके एंटर मार दीजिए और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी regex101.com।
तो एक ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है और दूसरी एक और वेबसाइट है रेजेक्स आर। तो रेजेक्सर कुछ इस तरह से इसका नाम है। इसको भी आपको एक न्यू टैब में ओपन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट इसमें डार्क मोड रहेगा, इसको डार्क नहीं, बाय डिफॉल्ट उसमें लाइट मोड रहेगा, आप उसको डार्क मोड कर दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ये जो सारा कुछ लिखा है ना, इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके सारा डिलीट कर दीजिए। और दूसरा काम एक और करना है, यहाँ पे फ्लैग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्लोबल के ऊपर टिक होगा, इसको भी अनटिक कर देना है। और यहाँ पे जो सारा टेक्स्ट लिखा है ना, इसको रिमूव करके लिखना है हेलो वर्ल्ड आई एम ए प्रो कोडर और फुल स्टॉप। तो ये इतना चीज लिखना है आपको, करेक्ट। अब यही सेम चीज इस वाली वेबसाइट में भी आके लिखना है। यहाँ पर ये लिखना है और यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, ये तो ऑलरेडी खाली है यहाँ पे। और यहाँ पर ये ग्लोबल और मल्टी लाइन, इसको अनटिक कर देना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए होंगे। अब ये दोनों वेबसाइट्स क्या हैं? तो बेसिकली ये वेबसाइट्स हैं जहां पर हम रेजेक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेजेक्स हम सीख सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट्स काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं, लेकिन हम पर्सनली ज्यादातर ये वाली वेबसाइट यूज करेंगे, regex101.com। ये थोड़ी सी ज्यादा एडवांस वेबसाइट है, इसमें थोड़े से ज्यादा फीचर्स हैं, इसीलिए हम इसको ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो कभी कभी हम ये वाली वेबसाइट भी यूज कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पर और हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिलिमिटर्स। तो इसको समझने से पहले आपको डिलिमिट की मीनिंग समझनी होगी कि डिलिमिट का मीनिंग क्या होता है। आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिए और गूगल पे सर्च करिए कि डिलिमिट का मीनिंग क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सर्च कर लिया होगा। डिलिमिट का मीनिंग ये नहीं होता है कि लिमिट हटा देना, सारी लिमिट्स खत्म कर दो। इसका मतलब होता है सेट लिमिट्स। एक तरह से ये जो डिलिमिट का मतलब होता है ना, होता है सेट लिमिट्स या फिर डिटरमाइन लिमिट्स या डिफाइन लिमिट्स। तो लिमिट्स को डिफाइन करना ही डिलिमिट होता है। अगर हम गूगल पे सर्च करें डिलिमिट मीनिंग, तो लिमिट्स को सेट करना, देखो डिटरमाइन द लिमिट और बाउंड्रीज, किसी चीज की बाउंड्री सेट करना, किसी चीज की लिमिट सेट करने को ही डिलिमिट बोलते हैं। जैसे कि कंट्रीज का डिलिमिटेशन होता है, जैसे स्टेट्स का डिलिमिटेशन होता है। कुछ सालों पहले जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ था, तो वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि उसकी बाउंड्रीज सेट हो गई। तो ऐसे ही ये जो डिलिमिटर्स होते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएंगे। अब हम डिलिमिटर्स का एग्जांपल रेजेक्स से पहले हम नॉर्मली देखते हैं सीएसएस के अंदर और एचटीएमएल के अंदर। तो एचटीएमएल के अंदर जैसे हम कमेंट्स लिखते हैं ना, तो ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये एक तरह से डिलिमिटर है। डिलिमिटर यानी कि बाउंड्री, ये जो कमेंट की बाउंड्री है ना, यहां से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर मेरे पास एक CSS फाइल होती, यहाँ पे अगर मैं style.css एक फाइल क्रिएट कर लूं और यहाँ पर मैं लिखूं मान लो कोई कमेंट, तो कंट्रोल/ अगर मैं दबाता हूं तो एक कमेंट यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट एक डिलिमिटर है। डिलिमिटर का मतलब बाउंड्री सेट कर रहा है वो, बस ये कमेंट की हमारी स्टार्टिंग वाली बाउंड्री है और ये एंडिंग वाली बाउंड्री है। तो लिमिटर का मतलब बस यही होता है। ऐसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। अगर मैं script.js, नॉर्मली हम JS के अंदर कमेंट्स केवल ऐसे ही करते हैं। हम अगर हेलो लिख देंगे तो यहाँ पे केवल स्टार्ट वाला डिलिमिटर आपको दिखेगा, एंड वाला डिलिमिटर ये ऑटोमेटिकली एंड ऑफ लाइन को ले लेता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और तरह का कमेंट होता है, यहाँ पर हम ऐसे करके कमेंट कर सकते हैं जैसे CSS में था। अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं तो ये भी एक वैलिड कमेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये भी एक डिलिमिटर का एग्जांपल है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली, जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन होता है। तो जब भी हम कमेंट लिखते हैं ना, तो हम उसको एक डिलिमिटर डिफाइन करते हैं, बताते हैं। तो कमेंट की एक स्टार्टिंग होती है और एक एंडिंग होती है। ऐसे ही हमारा रेजेक्स का भी एक डिलिमिटर होता है। वो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूज करते हैं तो वहां पर डिलिमिटर हमें यूज करना पड़ता है, ताकि ये हमें पता चल पाए कि ये रेजेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। वही डिलिमिटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे स्लैश आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में और यहाँ पे स्लैश आपको एंडिंग में दिख रहा है। ये जो 3 डॉट्स है ये बेसिकली मेन्यू है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ हमें ऑप्शंस आएंगे कि चेंज डिलिमिटर्स। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग डिलिमिटर्स हो सकते हैं। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्लैश यूज होता है, लेकिन किसी और लैंग्वेज का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में हो सकता है टिल्डा यूज हो, टिल्डा या टिल्डे जो भी आप बोलें। और किसी और लैंग्वेज में एट यूज हो सकता है, किसी दूसरी लैंग्वेज में हैश का सिंबल यूज हो सकता है, जैसे कि जावा में हैश यूज होता है। ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको अलग अलग डिलिमिटर्स मिल जाएंगे। अगर हम इस वेबसाइट पर आके देखें तो यहाँ पर ये देखो आपको स्लैश स्लैश बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बैक स्लैश दबाएं, कुछ भी दबाएं, तो ये एडिट नहीं होता। जो भी हम लिखते हैं इसके बीच में आता है। यहाँ पे इस वेबसाइट में चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग ये वाली वेबसाइट ज्यादातर यूज करेंगे। इसमें ज्यादा फीचर्स हैं। तो जिस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में कमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर हमें रेजेक्स बनाना है तो वहां पर भी रेजेक्स बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो हमारा एक्चुअल पैटर्न होता है जिसके अंदर हम पूरा लॉजिक लगा के कुछ ना कुछ लिखते हैं, वो इन्हीं दोनों चीजों के बीच में रहता है, डिलिमिटर्स के बीच में रहता है। जैसे कि हमारा जो एक्चुअल कमेंट है वो हेलो है, लेकिन कमेंट का स्टार्ट और एंड ये चीज डिफाइन कर रहा है, ये भी एक डिलिमिटर है। अब यहाँ पर जैसे कि हम VS कोड के अंदर जो फाइंडर यूज करते हैं, यहाँ पर अगर हम इस चीज को ऑन कर दें तो हम यहाँ पे जो भी बताते हैं वो एक रेजेक्स होता है। तो यहाँ पर हम डिलिमिटर नहीं यूज करते हैं, जैसे कि ये सब कुछ हम यूज करके नहीं सर्च करते हैं। ये ऑटोमेटिकली इस बटन से वो मान लेता है कि अब जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो एक रेजेक्स होगा। अगर ये बटन नहीं ऑन है, ये ऑफ है अगर ये वाला मेन्यू, तो जो भी हम सर्च करेंगे वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह सर्च होगा। तो बेसिकली हमारे सर्च बार को भी बताने के लिए कुछ चाहिए कि कहाँ पे रेजेक्स यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एक बटन दी गई है और जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें उसका अलग अलग डिलिमिटर होता है। अब जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये स्लैश होता है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्पेस अगर हम टाइप करते हैं तो उसको एक ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो मैं जैसे से स्पेस टाइप करता जा रहा हूँ, ये सारा स्पेस है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। बस ये इस एडिटर की खासियत है कि ये स्पेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जब हम न्यू लाइन करते हैं ना, तो न्यू लाइन हमें कुछ दिखे थोड़ा सा, इसके लिए ये यहाँ पे ये एरो वाला कैरेक्टर यूज कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे ये स्पेस के लिए ये सीधा डॉट यूज कर रहा है, जो कि कोई कैरेक्टर नहीं है, ये बस केवल स्पेस है। और ऐसे ही जो हमारा दूसरा रेजेक्स एडिटर है जिसका नाम है रेजेक्स आर, वो भी स्पेस को डॉट का यूज करके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे इंटर के लिए एक ऐसे कैरेक्टर यूज कर रहा है, जबकि जो रेजेक्स आर है वो बढ़िया से यूज कर रहा है जैसे हमारे एंटर बटन के ऊपर बना होता है। तो ये आपको एक चीज नोटिस करवानी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जो ये डॉट जैसा दिख रहा है कोई कैरेक्टर तो नहीं है, बस वो केवल एम्प्टी स्पेस है। अब इसके अंदर हम कुछ जो भी लिखेंगे, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर लिखूं हेलो, तो ये तो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है हेलो नीचे। अब ये तो सीधा टेक्स्ट की तरह ही है, ये ज्यादा कुछ अलग ही नहीं है। तो हाँ, ये मतलब टेक्स्ट की तरह है, ये टेक्स्ट सर्च की तरह तो काम ही करता है। अगर हम नॉर्मली जैसे हम टेक्स्ट फाइंड करते हैं ना, उस तरह से तो काम ही करता है। लेकिन यहाँ पर हम और भी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब हम इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डिलिमिटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लिटरल कैरेक्टर्स। तो ये लिटरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। यानी कि अगर हम उस कैरेक्टर को अपने रेजेक्स पैटर्न के अंदर लिखेंगे तो उसका मतलब वही होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, तो हेलो का मतलब हेलो होता है, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हाईलाइट होके हेलो से मैच कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। तो कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, बस इतना ही काफी है, 150% जूम। हाँ, और इसको भी जूम कर लेता हूं, यहाँ पर भी हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, तो ये होता है लिटरल कैरेक्टर्स, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हमने लिखे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एज इट इज मैच हो जाएं। तो ये सिंपली जैसे हमारा नॉर्मल सर्च काम करता है ना, ये एकदम वैसे ही काम करता है, इसमें कुछ भी ज्यादा स्पेशल बात नहीं होती है। ये कैरेक्टर्स विदाउट स्पेशल मीनिंग होते हैं।
तो जैसे हमने कैपिटल एच लिखा तो वो कैपिटल एच को मैच करेगा। अगर हम स्मॉल ई को लिखते हैं तो स्मॉल ई को मैच कर रहा है। अगर हम मान लो यहाँ पे ओ 2 बार है, यहाँ पे ये ओ 2 बार है, अगर मैं इसको कैपिटल ओ कर दूं और इसको स्मॉल ओ, तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल ओ लिखेंगे तो कैपिटल ओ से मैच हो जाएगा, अगर हम स्मॉल ओ लिखेंगे तो स्मॉल ओ से मैच हो जाएगा। तो ये सिंपल सर्च की तरह काम कर रहा है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। और अगर नंबर्स भी होते, यहाँ पे अगर मैं हेलो वर्ल्ड आई एम अ प्रो कोडर, मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन डालता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, ऐसे नंबर्स मैंने डाल दिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो 3 से मैच हो जाएगा, 2 डालता हूँ तो 2 से मैच हो जाएगा। तो इसी तरह से लिटरल कैरेक्टर्स काम करते हैं। अगर हम कॉमा डालेंगे तो कॉमा से मैच हो जाएगा, लेकिन अगर हम डॉट डालते हैं तो डॉट एक लिटरल कैरेक्टर नहीं है, डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेटा कैरेक्टर्स। मेटा कैरेक्टर्स यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग हो, और इसमें सबसे पहला है डॉट। अब ये डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर हो उसको मैच कर लो। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे आगे एच लिखा है तो ये एच से मैच हो गया, अगर मैं एच हटा देता हूँ ई लिखा है तो ई से मैच हो गया। तो ये किसी भी कैरेक्टर से मैच हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा रेजेक्स होता है ना, जब हम एकदम से एम्प्टी रेजेक्स रखते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था कि फ्लैग्स का ऑप्शन होता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास फ्लैग्स के ऑप्शंस होते हैं। तो इस फ्लैग को अगर हम सारे फ्लैग्स को ऑफ रखते हैं, जो कि अभी के लिए हमने ऑफ रखा है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये केवल फर्स्ट कैरेक्टर ही मैच करता है। ये बाय डिफॉल्ट अगर एक कैरेक्टर मैच हो गया हमारे रिजेक्ट से तो आगे कुछ भी ढूंढने नहीं जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लोबल ऑन कर दें और हम ऑन करेंगे, हम ऑन करके रखेंगे ग्लोबल, ताकि हमें और भी चीजें समझ में आए, और भी चीजें अच्छे से हम सर्च कर पाए। तो देखो हमने जब ये ग्लोबल ऑन कर दिया ना, तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर मैच कर रहा है। टोटल कितने कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम साइड में स्क्रॉल करें, यहाँ पे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 31 कैरेक्टर्स मैच हुए हैं। और 31 कैरेक्टर्स इसीलिए मैच हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 31 कैरेक्टर्स लिखे ही हैं। अगर मैं सारे कैरेक्टर्स को हटा के बस केवल 3 कैरेक्टर्स लिखता हूँ और थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे मैच करने में, तो यहाँ पे देखो 3 कैरेक्टर्स मैच हुए हैं। तो इसीलिए मतलब जब हम डॉट लगाते हैं ना, तो डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसका मतलब होता है कि सारे कैरेक्टर्स को मैच कर लो, कुछ भी हो मैच कर लो, एक्सेप्ट एक कैरेक्टर जो कि होता है न्यू लाइन। अब ये न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है? न्यू लाइन कैरेक्टर, यहाँ पे एक एंटर का सिंबल दिख रहा होगा आपको। आप अगर ऐसा कुछ टाइप करेंगे ना तो आपको एक एरो का सिंबल दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ, ये हेलो लिख दिया है। अब ये न्यू लाइन को नहीं मैच कर रहा है। अगर हमें न्यू लाइन को मैच करना है तो कैसे मैच करेंगे? न्यू लाइन को हम बैकस्लैश n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बैकस्लैश n लिखा, ये देखो न्यू लाइन मैच हो गया। न्यू लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्टेड है। तो जब भी हम एंटर दबाते हैं ना तो न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है। तो ये देखो ये फर्स्ट न्यू लाइन मैच हो गया, ये सेकंड न्यू लाइन मैच हो गया, यहाँ पर 2 मैचेस दिखा रहे हैं। अब अगर हम यही सेम चीज न्यू लाइन वाला, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर एज इट इज मैच होता है, लेकिन डॉट न्यू लाइन कैरेक्टर को नहीं मैच करता है। ये हमने देख लिया। अभी अगर मैं एक काम करता हूं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे ही, और यहाँ पे मैं पहले आपको डॉट लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डॉट हमने लिखा, केवल फर्स्ट कैरेक्टर मैच हुआ। यहाँ पे हम फ्लैग्स में जाके ग्लोबल फ्लैग ऑन कर देते हैं। अब आप देखना ये सारे कैरेक्टर्स मैच हो गए हैं। यहाँ पर अलग अलग कलर में दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे केवल डॉट लिख देता हूँ ना, तो ये देखो ये जो कंजिक्यूटिव, जैसे ये पहला मैच हो गया, ये दूसरा मैच हो गया, तो हर एक का कलर, एक का थोड़ा सा लाइट ब्लू है, एक का थोड़ा डार्क ब्लू है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ इस तरह से करता है, एक लाइट ब्लू एक डार्क ब्लू। अब ऐसा नहीं है कि इनका मतलब अलग है, बस डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये अलग मैच है, ये दूसरा मैच है। जैसे कि ये एक मैच है, यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करें तो ये वाला मैच सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा मैच सेलेक्ट हो गया, वो येलो कलर में आपको सेलेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर 3 सेलेक्ट करेंगे तो तीसरा वाला मैच सेलेक्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से मतलब यहाँ पे ये हाईलाइट करता है, लेकिन ये सबका कलर सेम रखता है, लेकिन बीच में एक पतली सी लाइन क्रिएट कर देता है अगर अलग अलग मैच है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं हेलो लिख रहा हूं तो ये
जैसे मैंने हेलो ऐसे कैपिटल ये ओ है इसीलिए ये मैच नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पतली सी लाइन नहीं दिखेगी कि सेपरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं डॉट, तो ये अलग अलग मैचेस कर रहा है। ये 32 मैचेस यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पर भी 32 मैचेस होंगे। ये देखो 32 मैचेस ये कर रहा है, 32 टाइम्स ये मैच हो रहा है। अब यही यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उतना डिटेल में ब्रेक डाउन करके नहीं दिखा रहा है कि क्या क्या मैच हुआ, क्या क्या नहीं मैच हुआ। ये अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करें तो उतने डिटेल में ये मैच क्या हो रहा है वो नहीं दिखा रहा है। जबकि यहाँ पर ये पूरा एकदम डिटेल में दिखा रहा है क्या कौन सा कैरेक्टर कैसे मैच हुआ, किस नंबर पे है, क्या इंडेक्स है उस कैरेक्टर का। तो ये सब कुछ ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे बस ये 32 मैचेस ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि न्यू लाइन जब हम उस वाले एडिटर में टाइप करते हैं \n, ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बता रहा है कि 2 मैचेस, लेकिन ये दोनों मैचेस को हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, ये न्यू लाइन को हाईलाइट नहीं कर रहा है। इसके पास वो हाईलाइट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन मैच हुआ ये बता रहा है कि हाँ 2 मैचेस हुए हैं और ये यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम \n डालते हैं ना, तो ये न्यू लाइंस को मैच करता है और उसको हाईलाइट भी करके दिखाता है कि ये फर्स्ट वाला मैच है और ये सेकंड वाला मैच है। मतलब मैंने उल्टा सेलेक्ट कर दिया, ये फर्स्ट वाला मैच है और ये वाला सेकंड वाला मैच है। तो ये जो है ये वाला हमारा regex101.com, इसको ही हम ज्यादातर यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी जब कुछ कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम regexr भी जो regexer.com है इसको भी यूज कर लेंगे। लेकिन हम मोस्टली regex101 का ही यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही था हमारा जो फोर्थ पॉइंट था। जो डॉट कैरेक्टर होता है ना, वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। वो सारे कैरेक्टर्स को मैच कर लेता है एक्सेप्ट 2 कैरेक्टर्स जो कि होते हैं \n और \r। अब अगर हमारे इसके अंदर देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं दिखाता हूं। मान लो कि हमारे इसके अंदर कहीं ऐसे \n लिखा है और हमें \n को मैच करवाना है, तो ये तो इस एंटर को मैच कर रहा है, \n को मैच ही नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे \r लिख देता हूं, \r, और यहाँ पे मैं मैच करवाता हूँ \r, तो ये तो किसी चीज को मैच ही नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास \r वाला कैरेक्टर नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इस \r को और \n को कैसे मैच करवाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम डॉट को कैसे मैच करवाएंगे। हमें चाहिए कि हम केवल डॉट को मैच करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास ग्लोबल फ्लैग नहीं है तब तो हमारा डॉट वैसे भी नहीं मैच होगा। जैसे ग्लोबल फ्लैग मान लो ऑन है तो सबको मैच करेगा, उसी में डॉट को भी मैच कर लेगा। लेकिन अगर हमारे पास ग्लोबल फ्लैग ऑन नहीं होता तो हमारे पास डॉट तो है लेकिन ये डॉट को छोड़ के एच को मैच कर रहा है, तो ये बड़ी दुविधा है। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्लैश। स्लैश एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि स्पेशल कैरेक्टर की स्पेशलिटी निकाल देता है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया बेसिकली ये जो \n है ये अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर है। अगर किसी कैरेक्टर के आगे हम \n लगा देते हैं तो उसका जो स्पेशल नेचर था वो खत्म हो जाता है। जैसे डॉट का एक स्पेशल नेचर था कि वो किसी भी कैरेक्टर को मैच कर लेगा, ये \n हमने लगा दिया तो उसका स्पेशल नेचर खत्म हो गया और वो सीधा डॉट को ही मैच करेगा, अब किसी को नहीं मैच करेगा। अगर हम चाहें ग्लोबल ऑन कर दें तो भी किसी को नहीं मैच कर रहा है। तो जो डॉट का जो स्पेशलिटी थी कि सबको मैच कर लेता वो खत्म हो गई है। अब ऐसे ही आपका टास्क है, वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों कैरेक्टर्स को मैच करवाइए। एक बार इसको मैच करवाइए और एक बार इसको मैच करवाइए। वीडियो को पॉज करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें \n को अगर मैच करना है तो \n हमने लिखा क्योंकि न्यू लाइन को मैच कर रहा है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें केवल इस चीज को मैच करवाना है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है इसीलिए इस चीज को मैच कर रहा है। इसकी स्पेशलिटी हटाने के लिए हम एक \n लगा देंगे, हट गई स्पेशलिटी, मैच हो गया इससे। अब अगर हमें \r को मैच करवाना है तो हम इसको मैच करवा देंगे। तो ये हमने देख लिया 5 पॉइंट्स इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने ये पांचों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। बेसिकली यहाँ पे मेन 3 ही टॉपिक्स थे, डिलिमिटर्स, लिटरल कैरेक्टर्स और मेटा कैरेक्टर्स। तो ये तीनों टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए और मेटा कैरेक्टर्स के अंदर से हमने 2 स्पेशल कैरेक्टर को भी डिस्कस कर लिया, एक डॉट कैरेक्टर
और एक बैकस्लैश कैरेक्टर। बाकी सारे कैरेक्टर्स इन्हीं सारे टॉपिक्स के अंदर छुपे हुए हैं। जब हम ये सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ेंगे ना, तो एक एक करके हम सारे कैरेक्टर्स का जो स्पेशल मीनिंग है वो समझेंगे। इस वीडियो के लिए आपकी एक्सरसाइज ये है कि आप इन सारे मेटा कैरेक्टर्स को कॉपी करिए और यहाँ पर आ जाइए, इन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इनको मैच करवाइए एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये ओपन पैरेंथेसिस मैच करवाना है, तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे पैरेंथेसिस, तो ये एरर दे रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको मैच करवाना है तो यहाँ पे आपको बैकस्लैश लगा देना और मैच हो जाएगा। तो आप ऐसे ही आप हर एक कैरेक्टर के साथ करके देखिए और आप ये कमेंट करके बताइए कि कोई क्या ऐसा कैरेक्टर है इसमें से जो कि बिना स्लैश के, बिना बैकस्लैश के भी मैच हो जाता है। वो स्पेशल कैरेक्टर तो है, इसमें से सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कोई ना कोई इसमें से ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि बिना बैकस्लैश के मैच हो जाएगा। तो आप ये चीज फाइंड आउट करिए और कमेंट करके बताइए। ये है आपका असाइनमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लैग्स एंड मॉडिफायर्स देखेंगे। हम अलग अलग फ्लैग्स को, अलग अलग मॉडिफायर्स को डिटेल में समझेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं फ्लैग्स और मॉडिफायर्स। तो फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे ओ सर्च करता हूं तो हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां भी ओ है ये सबको मैच करेगा। अगर हम कोई भी फ्लैग नहीं यूज करते हैं, अगर हम ग्लोबल फ्लैग मान लो यूज नहीं करते हैं, तो ये जो हमारा रेजेक्स है वो फर्स्ट कैरेक्टर को बाय डिफॉल्ट मैच करता है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ता है। तो अगर हमें पूरे स्ट्रिंग के अंदर या पूरे फाइल के अंदर सर्च करना है तो हमें यहाँ पे ग्लोबल फ्लैग ऑन करना पड़ेगा। और जो हमारा VS कोड होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है ग्लोबल फ्लैग वो ऑन रहता है, उसको हम ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ओ सर्च करता हूँ तो जितने इस पूरी फाइल के अंदर जितने भी ओ हैं वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, मतलब ये मैच हो गए हैं। 645 ओज हैं इस पूरे फाइल के अंदर, तो ये सारे मैच हो जाते हैं। इस VS कोड के अंदर हम फ्लैग्स को ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, हालांकि कुछ फ्लैग्स हैं जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नहीं होता, लेकिन जब हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या किसी ऐसे टूल के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अलग अलग फ्लैग्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी ग्लोबल ऑन किया है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे रेजेक्स यूज करना, तो वहां पर हम अलग अलग फ्लैग्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ग्लोबल फ्लैग एकदम इजी था, आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला फ्लैग भी हमारा बहुत ही इजी है, यह है केस इनसेंसिटिव और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार हम अपने इस रेजेक्स एडिटर में आते हैं और यहाँ पर हम दूसरा फ्लैग ऑन करते हैं, इनसेंसिटिव नाम का यहाँ पे फ्लैग है। तो कहीं पर आपको केस इनसेंसिटिव दिखेगा और कहीं पर आपको केवल इनसेंसिटिव लिखा दिखेगा। तो जैसे कि यहाँ पर केस इनसेंसिटिव लिखा है, तो ये वाला फ्लैग हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। तो इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, ये केस इनसेंसिटिव वाला फ्लैग ऑन कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर सर्च करते हैं जो कैपिटल लेटर में भी है और स्मॉल लेटर में भी है, तो ये उन दोनों को मैच करेगा। अभी इस केस में हमारे पास कोई ऐसा लेटर दिख नहीं रहा है जो कि कैपिटल में भी हो और स्मॉल में भी हो, तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं। मैं पहले इस चीज को डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर लिखता हूं कैपिटल H और स्मॉल h और कैपिटल P और स्मॉल p, या फिर हम कोई वर्ड लिखते हैं जैसे कि दैट। तो यहाँ पर एक कैपिटल T भी है और स्मॉल t भी है। तो अगर हम यहाँ पे अब सर्च करें स्मॉल t, तो देखो कैपिटल T भी मैच हो रहा है और स्मॉल t भी मैच हो रहा है। यहाँ पर हम साइड में देख सकते हैं, ये कैपिटल T भी मैच हो रहा है और स्मॉल t भी मैच हो रहा है। और यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, इसीलिए मैं यहाँ पे F11 दबा के इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर आपके ब्राउजर में नहीं हो रहा है तो फंक्शन प्लस F11 दबा देंगे तो ऐसे फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा मुझे यहाँ पे नीचे। तो ऐसे ही अगर मैं कैपिटल H सर्च करता हूँ तो जितना भी H है, कैपिटल H चाहे स्मॉल h, सारा मैच हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं P सर्च करता हूँ, कैपिटल P या स्मॉल p, अगर कुछ भी सर्च करता हूँ तो ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है। अगर हम केस इनसेंसिटिव इसको ऑफ कर दें, आई वाला फ्लैग, तो एग्जैक्ट अगर कैपिटल है तो कैपिटल और स्मॉल है तो स्मॉल, इसी को मैच करेगा। अब अगर हम VS कोड में आ जाएं तो बाय डिफॉल्ट जो ये है, ये केस इनसेंसिटिव इसके अंदर ऑन होता है। इसके अंदर लगभग सारे फ्लैग्स बाय डिफॉल्ट
लगभग सारे फ्लैग्स तो नहीं, लेकिन जो कि मोस्टली यूज्ड फ्लैग्स होते हैं ना, वो फ्लैग्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए सर्च करता हूँ, तो ये केवल कैपिटल ए को नहीं, स्मॉल ए कैपिटल ए सब चीज को मैच कर देता है। और अगर हमें केस इनसेंसिटिव को ऑफ करना है, यहाँ पर अगर ऑफ करना है, जो फ्लैग बाय डिफॉल्ट ऑन है, तो हमें इस चीज को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव ऑन हो जाएगा। केस सेंसिटिव नाम का कोई फ्लैग नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है, जो भी होता है, केस इनसेंसिटिव नाम का फ्लैग होता है। तो बाय डिफॉल्ट इस सर्च में ऑन रहता है, लेकिन जब हम इस बटन पे क्लिक कर देते हैं तो केस इनसेंसिटिव वाला फ्लैग ऑफ हो जाता है। तो अब ये नॉर्मल उस तरह से काम कर रहा है, नॉर्मल रेजेक्स की तरह। और ये हमारा रेजेक्स वाला सेलेक्टेड है, तो ये एक रेजेक्स है, ये जो हमने लिखा है ना, एक वैलिड रेजेक्स है जो कि एक कैरेक्टर को मैच करता है और केवल कैपिटल ए को मैच करेगा। तो ये हमने देख लिया VS कोड के अंदर अगर हमें केस इनसेंसिटिव वाला ऑन ऑफ करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट फ्लैग है, अगर हम इसमें देखें, एक मिनट, मैं इसको फुल स्क्रीन से एग्जिट करके मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं और इसको मैं फिर से फुल स्क्रीन कर देता हूं। हाँ, तो हम अगर अपना सिलेबस में आगे देखें तो अगला है हमारा मल्टी लाइन। तो अब ये मल्टी लाइन वाला फ्लैग समझने के लिए हमें एंकर सीखने पड़ेंगे। ये वाला एंकर और ये डॉलर एंकर, कैरेट एंकर और डॉलर एंकर, ये दोनों एंकर समझने पड़ेंगे, जो कि है टॉपिक नंबर 9 हमारा। इसको हम आने वाली वीडियोस में फ्यूचर में देखेंगे, और जब हम एंकर्स पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम मल्टी लाइन देखेंगे, मल्टी लाइन फ्लैग। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं और हम देखते हैं कि ये एस, यानी कि इसका नाम एक दूसरा होता है डॉट ऑल फ्लैग। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा फ्लैग है। चलो इसको हम देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब हम ऐसे डॉट लिख देते हैं तो ये डॉट सब चीज को मैच करता है, लेकिन इस एंटर को नहीं मैच करता है, एंटर यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर को। तो हमने ये पहले देखा था कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर को नहीं मैच करता है, यहाँ जहां भी इंटर है उसको मैच नहीं कर रहा है, उसको स्किप कर दे रहा है। तो जो डॉट ऑल फ्लैग है ना, उसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे, और इधर ये सिंगल लाइन भी इसका एक दूसरा नाम होता है। ये एस जो है ना, एस से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट मैचेस न्यू लाइन। इसको अगर हम इनेबल कर देंगे ना, तो देखना ये जो हमारा डॉट कैरेक्टर है ना, ये न्यू लाइन को भी मैच कर रहा है। ये देखो सारा हाईलाइट हो गया। तो ये फायदा होता है डॉट ऑल फ्लैग का। डॉट ऑल या सिंगल लाइन इसका नाम भी होता है, और इसको हम एस फ्लैग बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी तक यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 51 कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। जब ये फ्लैग नहीं ऑन था तो कितने कैरेक्टर्स मैच हो रहे थे? 46 कैरेक्टर्स मैच हो रहे थे। अभी 1 2 3 4 5, 46 में 5 एंटर्स और ऐड हो गए। आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे 5 इंटर कैरेक्टर हैं। मैंने थोड़ा जूम कर दिया, 1 2 3 4 5, तो ये सारे कैरेक्टर्स भी मैच हो जाते हैं। तो 46 में 5 ऐड होके 51 हो जाता है। तो ये काम होता है हमारा जो डॉट ऑल, यानी कि डॉट सबको मैच करेगा, ये वाले फ्लैग का काम होता है। हम अपना नेक्स्ट वाला फ्लैग देखते हैं, जो कि है यूनिकोड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। अगर हम यहाँ पर आके देखें, इधर क्लिक करें, तो यहाँ पर हमें यूनिकोड वाला फ्लैग मिल जाएगा। और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यूनिकोड के लिए मैंने एक नया लिंक लगा दिया है। तो अभी हम दोबारा से इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे अपडेट कर दिया, बेसिकली यूनिकोड के लिए एक अलग सा पेज क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये एक कैरेक्टर दिख रहा होगा ए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं सब कुछ हटा के इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये डॉट हटा देता हूँ यहाँ से, और ये वाला भी ए पेस्ट कर देता हूँ। ये ए हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ से बी वाला कैरेक्टर भी ले लेता हूँ, और ये वाला भी बी कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो ये आपको ए और बी दिख रहा होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे ए सर्च करता हूँ और यहाँ पर हमारा ग्लोबल फ्लैग ऑन है, अभी के लिए मान लो यूनिकोड अगर ऑफ भी कर दें तो ग्लोबल फ्लैग ऑन है।
अगर हम कितना भी ए लिख दें, हमें पता है ना, हम कितना भी ए लिख दें वो सारा ए को मैच करेगा। अगर हम कितना भी बी, जैसे अगर मैं बी सर्च करता हूँ, आपको दिखाता हूँ बी सर्च करके, तो मैं कितना भी बी लिख दूं ये सारे बी को मैच कर लेता है। लेकिन ये इस वाले बी को क्यों नहीं मैच कर रहा और इस वाले ए को क्यों नहीं मैच कर रहा है? तो ये वाला ए और ये वाला बी, ये दोनों नॉर्मल ए या बी नहीं है, ये अलग कैरेक्टर्स हैं। कैसे अलग कैरेक्टर्स हैं, हम यहाँ पर आके अगर देखें, अभी के लिए मैं ए हटा देता हूं क्योंकि ये वाला ए, इसमें ए 2 बार हो जाता है तो मुझे बहुत दिक्कत से बोलना पड़ता है। तो मैं पी यूज कर लेता हूं, यहां से पी, तो बी को रख देते हैं और पी यूज कर लेते हैं, ये वाला पी और ये वाला पी, ये दोनों पी हम यूज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पी सर्च करेंगे तो केवल एक ही पी मैच करेगा। तो ये दोनों कैरेक्टर्स देखने में हमारी आंख से एकदम सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों बिहाइंड द सीन्स हमारे कंप्यूटर के अंदर सेम तरीके से नहीं स्टोर होते हैं। इन दोनों को स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है। बेसिकली ये दोनों अलग अलग अल्फाबेट्स के कैरेक्टर हैं, मतलब ये एक लैटिन का कैरेक्टर ए है और ये ग्रीक का लेटर अल्फा है, मतलब ये लैटिन अल्फाबेट का कैरेक्टर ए है। लेकिन ये वाला जो है ये अल्फा कैरेक्टर है ग्रीक अल्फाबेट से, और इसका यूनिकोड होता है। हर एक कैरेक्टर का एक यूनिकोड कैरेक्टर होता है, यूनिकोड नंबर होता है, उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू प्लस। तो बेसिकली ये होता है मेन कोड और यू प्लस रिप्रेजेंट करता है कि वो एक यूनिकोड है। तो ये है इसका एक्चुअल यूनिकोड। तो अब हम यूनिकोड से सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे कॉपी करके ये वाला पी यहाँ पे सर्च कर लें तो ये दूसरा वाला पी मैच होगा, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है कि कौन सा पी है ये केवल कोई रेजेक्स देख के तो नहीं बता सकता है कि ये किस पी को मैच करेगा, ये ग्रीक वाले पी को मैच करेगा कि लैटिन वाले पी को मैच करेगा। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस केस में हम यूनिकोड यूज करेंगे। अब यूनिकोड कैसे यूज करेंगे? यूनिकोड यूज करने के लिए हमारे पास ऐसे हमें लिखना होता है \u और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हमें ये चीज, इसका कोड डाल देना होता है। अब ये तो बता रहा है कि ये एरर है, तो ये एरर इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिकोड वाला फ्लैग नहीं ऑन किया है। अभी हमने यूनिकोड वाला फ्लैग ऑन कर दिया तो ये तो दिखा रहा है कि ये एरर है, ये तो किसी से मैच नहीं हुआ। तो एरर इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे PHP लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है। PHP लैंग्वेज का कुछ अलग सिंटैक्स होगा, हम इसमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का सिंटैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऐसे ही करते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स होता है वहां पर रेजेक्स की वैल्यू जो कोड है उसको कुछ ऐसे ही देते हैं। यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो ये क्या बोलते हैं, ये जो एरर है वो चली जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और दिखाना है, जब जावास्क्रिप्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखना यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ फ्लैग्स हैं वो कुछ कम रहेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर एक स्टिकी नाम का फ्लैग है जो कि हमारा नेक्स्ट वाला फ्लैग है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये यूनिकोड के बाद ये हमारा स्टिकी वाला फ्लैग है। तो स्टिकी वाला फ्लैग इस जावास्क्रिप्ट के अंदर ही मिलेगा। जब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे ना तभी हमें ये स्टिकी वाला फ्लैग मिलेगा। लेकिन अगर हम PHP जो कि पहले सेलेक्टेड था तो यहाँ पर कहीं भी स्टिकी नहीं मिल रहा है, कुछ अलग अलग दूसरे फ्लैग्स मिल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही फ्लैग्स हैं। तो ये बेसिकली PHP लैंग्वेज का फ्लैग है जो कि पहले सेलेक्टेड था। तो हमें जावास्क्रिप्ट वाला फ्लैग सेलेक्ट कर लेना, ये एकदम सही से काम करेगा। अब देखो ये 41 देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो 41 है ये लैटिन को मैच करेगा, लेकिन यहाँ पर हमने ए वाला कैरेक्टर ही नहीं यूज किया, इसीलिए किसी से मैच नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से उसका पी का या बी का हम ये कोड कॉपी करते हैं। तो चलो बी का कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये पूरा सिंटैक्स है यूनिकोड को कैसे लिखना होता है। एक \u ये बताता है कि हम यूनिकोड लिखने जा रहे हैं और कोड को हम एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिंटैक्स है यूनिकोड बताने का। तो देखो ये जो हमने बताया तो 42 यानी कि लैटिन का कोड होता है यूनिकोड, और ये बी से मैच हो गया हमारे। लेकिन जो दूसरा वाला है वो 392 है। तो इसको मैं बैक करके, ये पूरा सेलेक्टर था शायद 392, अगर मैं ये कर देता हूं तो ग्रीक वाला मैच हो जाता है। अब ये जो पैटर्न है इसको देखकर कोई भी बता देगा कि ये ग्रीक वाला है, और ये जो पहले हमने लिखा था जो जहां पे 041 था तो वो लैटिन वाला है। तो ये क्लैरिटी देता है। ऐसे ही हम
ये P का कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये ग्रीक वाला मैच करवाना है तो हम ये चीज यूज कर लेंगे, ये हमारा ग्रीक वाला मैच हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये लैटिन वाला मैच करवाना है तो हम यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये करली ब्रैकेट्स ऑप्शनल है। अगर हम करली ब्रैकेट्स हटा दें तभी ये प्रॉपरली काम करेगा, लेकिन करली ब्रैकेट अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे 0 रखना कंपलसरी है। अगर मैं 0 हटा दूं आगे शुरुआत में तो ये एरर दे देगा, जबकि अगर करली ब्रैकेट्स थे तो हम 0 हटा सकते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। अगर करली ब्रैकेट है तो आगे का हम 0 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर करली ब्रैकेट नहीं है तो हमें यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। तो ये काम होता है यूनिकोड का, थोड़ा क्लैरिटी लेके आना कि हम अगर सिमिलर कैरेक्टर्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट के अंदर कुछ सेम लुकिंग कैरेक्टर्स हैं, तो हम उस केस में यूनिकोड यूज करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी। और ये केवल सेम लुकिंग कैरेक्टर्स के लिए ही नहीं यूज होता है, कई बार हम जब दूसरे लैंग्वेज का कोई कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम उसका यूनिकोड यूज करते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर हम यहाँ पे आके सर्च करें यूनिकोड लिस्ट या टेबल, यूनिकोड की एक टेबल मिल जाए हमें, तो हम देखते हैं कौन सा यूज करें, कौन सा ओपन करें। चलो यही वाला ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला ओपन हो गया है और यहाँ पर देखो ये बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हिंदी का भी कैरेक्टर होगा। अगर हम थोड़ा नीचे आए और तो देखो हिंदी का कैरेक्टर है, जैसे कि ये आ है, तो इसको अगर मैं कॉपी कर लूं और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूं तो हम सीधा इसको आ से भी सर्च कर सकते हैं, मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कॉपी किया था वही हमने पेस्ट कर दिया। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसे दूसरे लैंग्वेज का इस तरह से लिखना थोड़ा सा सही नहीं होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है उसको। तो उस केस में हम इसका यूनिकोड सर्च करेंगे। इसका यूनिकोड है 905। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं बैक करके यहाँ पे 905, तो 0905 अगर लिख देंगे तो सही से मैच हो जाएगा। लेकिन अगर केवल 905 अगर हमें लिखना है तो इसको हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो जब भी कोई दूसरी लैंग्वेज का या कोई इमोजी का, अगर हम कोई इमोजी भी देखें, यहाँ पे कुछ ना कुछ इमोजी भी होगी। अगर हम आगे चले हैं, देखते हैं इमोजी, इमोजी ये है इमोजी, ये सारी इमोजीज हैं यहाँ पे। कलरफुल वाली इमोजी पता नहीं कहाँ है, अरे आई तो थी कलरफुल वाली इमोजी, फिर गायब हो गया इमोजी। ठीक है, यहाँ पे आ गया है ये वाला। अब इसका अगर हम कॉपी करें, मान लो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो अब रेजिक्स के अंदर पूरा इमोजी इस तरह से लिखना थोड़ा सही नहीं है, लेकिन काम करेगा। हम अपने कोड के अंदर इमोजीज नहीं लिखते हैं कि कोई स्माइल कर रहा है, कोई रो रहा है। लेकिन अगर हमें मैच करवाना है, अगर हमारा एप्लीकेशन है ऐसा जहाँ पे हम कुछ इमोजीज को मैच कर रहे हैं, तो हम उसका कोड यूज करेंगे, जो कि है ये जो कोड है ये हेक्साडेसिमल में है। यहाँ पर अगर हम कहाँ गया हमारा ये पेस्ट करने वाला, यहाँ पर अगर हम इसका कोड पेस्ट कर दें तो ये मैच हो जाएगा। तो ये कोड केवल ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल डेसिमल वाले नंबर्स हों, ये हेक्साडेसिमल होता है। यहाँ पे एफ और कोई दूसरा कैरेक्टर भी आ सकता है जो हेक्साडेसिमल का एक वैलिड कैरेक्टर हो, इसीलिए यहाँ पे एफ आ रहा है। तो ये देखो हमारा इमोजी मैच हो गया और ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन भी सही लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है। तो यही रीजन होता है कि हम यूनिकोड का यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बोल रहा है कि यू मॉडिफायर, यानी कि जो यूनिकोड वाला मॉडिफायर है, ये दिस मॉडिफायर मे नॉट बी सपोर्टेड इन ऑल ब्राउजर्स। तो बोल रहा है कि ये नया फीचर है और हो सकता है सभी ब्राउजर्स में सपोर्टेड ना हो। और यहाँ पे अगर हम आके देखें
जो हमारी दूसरी वाली वेबसाइट है, इसको मैं एक बार छोटा करता हूँ। यहाँ पे रेजेक्सर वाली वेबसाइट, यहाँ पर भी अगर हम EU वाला फ्लैग ऑन करते हैं तो ये भी यही वार्निंग देता है कि यूनिकोड फीचर में नॉट बी सपोर्टेड इन ऑल ब्राउजर्स। तो ये दोनों भी सेम बात बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट वाला फ्लैग देखते हैं जो कि है स्टिकी। अब इसका क्या मतलब होता है? तो मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ये सारा जो मैंने लिखा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, फिर स्पेस, फिर हेलो, फिर स्पेस, फिर हेलो, इतना लिख दिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ हेलो तो ये तीनों से मैच करेगा इजीली, ये सही से मैच कर रहा है। लेकिन अभी मैं ये यूनिकोड ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वो हमने पढ़ लिया है। स्टिकी को ऑन कर देता हूँ तो ये क्या हुआ? ये तो सबसे मैच ही नहीं हो रहा है, ये तो दिक्कत है। तो ये स्टिकी क्या बोलता है कि थोड़ा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये हेलो यहां से यहां तक मैच हो गया, और एक चीज मैं दिखाता हूं, और एक चीज, अगर मैं स्पेस डाल देता हूं तो किसी से भी नहीं मैच होगा। तो स्टिकी क्या करता है, स्टिकी वाला फ्लैग ये एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेगा कि शुरुआत से हेलो लिखा है कहीं, तो शुरुआत से नहीं लिखा है, शुरुआत में ये स्पेस है, स्पेस फिर हेलो है, तो ये इसको नहीं मैच करेगा। एकदम जीरो से शुरू करेगा, जीरो से, और यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं तो 5 तक देखेगा। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 5 मतलब 0 1 2 3 4 यानी कि 5 इंडेक्स तक देखेगा, 5 कैरेक्टर्स तक देखेगा। अगर हम इसको 1 से काउंट करें तो 1, एक स्पेस 1 हो गया और 4 ये कैरेक्टर्स, तो इतना चेक करेगा और देखेगा कि क्या ये हेलो है, तो ये हेलो है ही नहीं, तो कोई मैच ही नहीं हुआ। फिर इतना मैच करने के बाद फिर यहां से देखेगा कि क्या ये 5 कैरेक्टर्स हेलो हैं यहां तक, तो ये भी हेलो नहीं है। फिर उसके बाद फिर से यहां से देखेगा, तो ये एकदम से सट के देखता है, इसीलिए इसका नाम स्टिकी होता है। अब इसको अगर मैच करवाना है तो हमें यहाँ से स्पेस हटाना होगा, तो ये सारा हेलो मैच हो जाएगा। देखो अब ये हेलो मैच हो रहा है। तो बेसिकली ये एकदम 0 से शुरू करेगा, 0 से 5 तक देखा, हेलो है, मिल गया, सही है। अब फिर एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेगा जहां पे खत्म हुआ था, फिर वहां से देखेगा कि अगला 5 कैरेक्टर हेलो है क्या, तो अगर वो है तो मैच कर लेगा, जो कि है इस केस में सही है, मैच हो गया। फिर वहां से देखेगा सीधा हेलो आगे। अगर हम यहाँ पे कुछ भी स्पेस डाल देंगे, भले ही हमने हेलो लिखा, मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक चेक करेगा क्या ये चीज हेलो है, तो ये नहीं हेलो है, तो उसको मैच नहीं किया। तो इसीलिए इसका नाम स्टिकी है। अगर हमें कुछ मैच करवाना है ना, तो सारी चीजों को एकदम चिपका के रखना होगा। तो ये होता है स्टिकी, और ये ज्यादातर केसेस में काम नहीं आता है, मतलब कभी अगर काम आएगा तो हम यूज करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम नहीं यूज करेंगे। तो ये स्टिकी हो गया हमारा। अगर हम स्टिकी हटा देते हैं, देखो स्टिकी जब तक लगा है तब तक केवल एक ही मैच हो रहा है, जैसे स्टिकी हटाया हमारा सारा मैच हो गया केवल ग्लोबल से। तो स्टिकी कुछ इस तरह से काम करता है, इसका यही काम होता है। अब अगर हम यहाँ पर आके देखें तो हमारे लगभग सारे फ्लैग्स हो गए हैं। हमने जी फ्लैग भी देख लिया, केस इंसेंसिटिव वाला फ्लैग भी देख लिया, हमने मल्टी लाइन वाला फ्लैग नहीं देखा। मल्टी लाइन वाला फ्लैग हम एंकर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। और सिंगल लाइन ये वाला फ्लैग भी देख लिया, यूनिकोड वाला। सिंगल लाइन यानी कि डॉट ऑल यानी कि सबको मैच करेगा, जो डॉट है वो न्यू लाइन को भी मैच करेगा। और फिर यूनिकोड और स्टिकी, ये सारे फ्लैग्स हमने देख लिए कि क्या काम आते हैं। तो जो ये क्या बोलते हैं, एक हमारा फ्लैग बच गया है, कहाँ गया ये वाला फ्लैग, मल्टी लाइन। इसको हम एंकर्स पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ये दोनों एंकर्स हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद में हम मल्टी लाइन फ्लैग ये वाला डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लैग्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में आपका टास्क ये है कि आपको मल्टी लाइन फ्लैग खुद से समझना है। हम तो आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे ही, लेकिन आपको खुद से समझना है। ये समझने के लिए आपको एंकर्स, ये दोनों एंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, इनका क्या काम होता है और किस लिए यूज होते हैं। तो इसको आप जाइए खुद से पढ़िए, इन दोनों का क्या काम होता है, गूगल सर्च करिए, चैट जीपीटी से पूछिए, जैसे भी आप समझ पाए। इनको समझने के बाद आपको मल्टी लाइन का ये यूज केस समझना है कि ये क्यों यूज होते हैं और इसका क्या काम होता है। और उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल देके कमेंट में बताना है
कि मल्टी लाइन फ्लैग यूज करने पे हमारे पैटर्न है उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो ये है आपके लिए टास्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा हम पढ़े जा रहे हैं, इतना सारा चीज पढ़े जा रहे हैं, क्या ये सारा चीज जावास्क्रिप्ट में होता है? तो हाँ होता है, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर होती हैं जो हम पढ़ रहे हैं और जो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर होती हैं। और हम क्या करेंगे पता है, जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे ये रेगुलर एक्सप्रेशंस की जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इन सारी चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम उसके बाद एक एप्लीकेशन बनाएंगे। कैसी एप्लीकेशन? इस तरह की एप्लीकेशन। हमारे पास नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहां पर हम कुछ भी लिख सकेंगे और ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक इनपुट फील्ड होगा जहां पर हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन सेट कर सकेंगे। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप करेंगे और यहाँ पे एक फ्लैग्स के लिए एक हमारे पास ड्रॉप डाउन भी होगा। हम पूरा ड्रॉप डाउन बनाएंगे और वो फ्लैग सेलेक्ट करेंगे और जब भी हम कुछ सर्च करेंगे ना, जैसे कि हमारे पास मान लो कोई मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं यहीं से, चलो यही चीज पूरा कॉपी कर लेता हूं। तो हमारे पास नीचे हमने कुछ भी लिखा है, इतना सारा कैरेक्टर्स लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे लिखा एंड, तो एंड जहां जहां है वो मैच होके हाईलाइट हो गया है। तो हम ये बनाएंगे, हम पूरा ये जो एप्लीकेशन है ना, पूरा तो नहीं लेकिन जो इसका कोर फीचर है, बेसिक फीचर है, वो बनाएंगे। बेसिक फीचर क्या है? फ्लैग्स को चेंज करना, डिलिमिटर्स को चेंज करना। अब डिलिमिटर्स को चेंज करने से कोई फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए वो वाला ऑप्शनल रहेगा, वो हम चाहेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। लेकिन ये फ्लैग्स को चेंज करने वाला फीचर रहेगा। यहाँ पे हम रेजेक्स अपना टाइप कर सकेंगे और ये सारी चीजें हाईलाइट होंगी। तो हम इस तरह का एप्लीकेशन एक जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, बहुत ही छोटे में बन जाएगा। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, आप अच्छे से सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और हमने इस वीडियो में जो जो अलग अलग फ्लैग्स देखे हैं, आप खुद से जाके उसको अप्लाई करके आप एक्सप्लोर करिए कि ये कैसे काम कर रहा है। अलग अलग यूनिकोड्स को अपने इस रेजेक्स एडिटर में डाल के उसको सर्च करिए, देखिए कि कैसे काम कर रहा है। अपने जो हिंदी का लैंग्वेज है उसके कैरेक्टर्स डाल के आप सर्च करिए। तो ये सारा आपका असाइनमेंट है। मेन असाइनमेंट ये है कि मल्टी लाइन वाला जो फ्लैग है उसको आपको खुद से समझना है और सर्च करना है, देखना है कि कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टर क्लासेस देखेंगे और ये कैरेक्टर क्लासेस बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही मस्त चीज है, मजा आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कैरेक्टर क्लासेस क्या होती हैं। मुझे ये उम्मीद है कि मैंने पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज दिया था आपको, जो असाइनमेंट दिया था, आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट किया होगा। अगर कंप्लीट नहीं किया है तभी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में जब हम एंकर्स पढ़ेंगे तो हम मल्टी लाइन फ्लैग भी अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैरेक्टर क्लासेस क्या होती हैं। तो कैरेक्टर क्लासेस बेसिकली एक तरीका है कि हम कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन कर दें जिससे कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो मैच करे। अब ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? बेसिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके उसके अंदर हम कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं, तो वो इनमें से किसी भी कैरेक्टर को मैच करता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने यहाँ पर ये ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब ये एग्जैक्ट टेक्स्ट आपको भी यूज करना है। इसका मैं टेक्स्ट फाइल आपको रिसोर्सेज सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से फाइल डाउनलोड करके ये पूरा कॉपी कर लीजिए, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहां से सीधा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना। इसको मैं थोड़ा इसका विड्थ बड़ा कर देता हूं क्योंकि हमारे पास ज्यादा वर्ड्स हैं, तो इसका विड्थ हम यहाँ पे ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसका मैंने विड्थ थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इतना बड़ा ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके कैसे हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिखता हूँ ABC। तो ये हमारा पैटर्न क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर जहां पर भी इन तीनों कैरेक्टर्स में से कुछ भी दिखेगा उसको मैच कर लेना। तो देखो यहाँ पे A मैच कर रहा है, A लगभग सब जगह पे A मैच कर रहा है। B कहाँ है? ये देखो यहाँ पर A और B दोनों है, तो B भी मैच कर लिया, यहाँ पे C मैच कर रहा है। तो इसके अंदर हमने ABC लिखा है, तो ये किसी एक कैरेक्टर को ढूंढता है और उसको मैच करता है। अगर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को ना लगाएं तो देखो, तो केवल और केवल ABC को कंसेक्यूटिवली ये सर्च करेगा कि ABC कहीं इकट्ठा है पूरे स्ट्रिंग के अंदर, फिर वहां पर इसको सर्च करेगा। और यहाँ पर हमें ये ग्लोबल फ्लैग ऑन रखना है। अगर ग्लोबल फ्लैग नहीं ऑन रहेगा
तो अगर हम उसके बाद अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ABC लिखते हैं तो केवल फर्स्ट ये देखिएगा, फर्स्ट अगर इसको A मिल गया तो वहीं पे रुक जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कहीं B होता तो B मिल जाता, वहीं रुक जाता। तो हमने यहाँ पे ग्लोबल फ्लैग इसीलिए इसको ऑन रखा है। तो ग्लोबल फ्लैग ऑन कर दिया। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनमें से कोई भी कैरेक्टर अगर मिलता है तो वो मैच हो जाता है। अब अगर हमें मान लो कि सारे वॉवेल्स को मैच करना है, वॉवेल्स क्या होते हैं? वाउल्स बोलते हैं हम, वॉवेल बोलते हैं या ऐसे कुछ, लेकिन करेक्ट उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वाउल्स। तो अगर हमें वाउल्स को मैच करना है तो हम क्या करेंगे? A E I O U, इसमें से ये हमें तुरंत दे देगा कि कितने वाउल्स हैं यहाँ पे टोटल। तो ये देखो 99 यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे भी दिख रहा है, इधर ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा और इधर कर देता हूँ, इसको छोटा ही करना पड़ा। तो हाँ ये देखो यहाँ पे 99 दिख रहा है और यहाँ पर भी 99 दिख रहा है। तो यानी कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम में 99 वाउल्स हैं। अब अगर हमें वैसे मान लो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको बहुत ही इजीली वाउल्स का काउंट पता कर सकते हैं। अगर हमें मान लो लूप का यूज करके पता करना होता तो ज्यादा मेहनत लगती। इसमें हमने अपना कैरेक्टर डिफाइन कर दिया कि A E I O U ये चारों पांचों जो वावेल्स हैं या फिर वाउल्स हैं, इनको फाइंड करना है। तो इससे हमारा काम काफी इजी हो गया। अब केवल इसी तरह से नहीं, हम चाहें तो पूरा रेंज बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A से लेकर Z तक, तो A से लेकर Z तक जहां भी इसको कैरेक्टर दिखेगा उन सबको मैच करेगा। अब ये केवल स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक मैच कर रहा है। अगर हमें कैपिटल वाला मैच करना है तो हमें इस तरह से लिखना होगा, कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक। तो यहाँ पर जितना भी कैपिटल लेटर के अंदर होगा, जो भी वैल्यू होगी उन सबको मैच कर लेगा। तो इस तरह से हम पूरा रेंज डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही हम नंबर्स का भी रेंज डिफाइन कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो देखो ये 0 से लेकर 9 तक जो भी कैरेक्टर यहाँ पे मिलेगा ये उसको मैच कर लेगा। अगर आप सोच रहे हैं इसको कि 9 से लेके 0 तक कर दें, या मान लो 5 से लेके अगर हम 9 तक करते हैं तो 5 से लेके 9 तक जो भी कैरेक्टर है वो मैच हो जाएगा, उसके आगे वाला नहीं मैच होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 5 से लेके 1 तक कर दें तो ये एरर देगा। ये हमें छोटे वाले नंबर से या छोटे वाले कैरेक्टर से बड़े वाले कैरेक्टर की तरफ लिखना होता है। ऐसे ही हम अगर लेटर्स में देखें तो Z to A ऐसे अगर कर देंगे तो ये एरर आएगी। ये हमें छोटे लेटर्स से, या हम स्मॉल a ही लिख देते हैं तो ये एरर आएगी, क्योंकि हमें छोटे लेटर से बड़े लेटर की तरफ हमें लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर मैं इसको कैपिटल Z कर दूं ये, और a को मैं स्मॉल a कर दूं, तो ये देखो ये काम कर रहा है। ये तो हमने बड़े से छोटे वाले की तरफ कर दिया हमने, तो ऐसा नहीं है, हमने छोटे से बड़े वाले की तरफ ही किया है। ये बेसिकली आस्की वैल्यूज को लेके डिटरमाइन करता है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में है। तो देखो मैं दिखाता हूं, आपको सर्च करना है आस्की टेबल। ये आस्की टेबल सर्च करना है। यहाँ पे ये पहली वाली लिंक खोल लेनी है, या कोई भी लिंक आप खोल लीजिए आस्की टेबल की। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आस्की टेबल के अंदर, तो जो हमने लिखा है शुरुआत में लिखा है कैपिटल Z, तो कैपिटल Z का जो आस्की कोड है वो 90 है, और फिर हमने स्मॉल a लिखा है यानी कि 97। तो ये इसको कंपेयर करता है। यहां पर जो आस्की कोड है उसमें छोटे से बड़े वाले की तरफ होना चाहिए, और कैरेक्टर्स में उतना मैटर नहीं करता। उतना क्या, कैरेक्टर्स मैटर नहीं करता है, ये आस्की कोड को देखता है कि छोटे से बड़े वाले के तरफ हमें आस्की कोड दिया गया है। तो इसीलिए इस केस में यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा और सही से काम कर रहा है। और इसके बीच में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 90 से लेके 97 तक जो भी कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर हम अगर देखें तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर बैक स्लैश है, फिर ये क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर कैरेट का सिंबल है। तो ये सारा चीज यहाँ पे मैच कर रहा है। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट ये दोनों मैच कर रहा है, और फिर ये तो स्लैश है, बैक स्लैश अगर हमने यहाँ पे लिखा होता तो देखो बैक स्लैश भी मैच कर रहा है यहाँ पे, और ये अंडरस्कोर भी इसी के बीच में होगा कहीं। कहाँ गया आस्की टेबल, यहाँ पे देखो अंडरस्कोर भी है तो ये भी मैच कर रहा है, और टिल्डे का भी सिंबल, जो टिल्डे या टिल्डा का जो सिंबल है वो भी मैच करेगा। अगर हम यहाँ पर आके देखें तो यहाँ पर टिल्डा का सिंबल नहीं दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर अगर मैं टिल्डा का सिंबल लगा देता हूँ तो ये भी ये नहीं मैच हो रहा है। ये शायद
अच्छा ये टिल्डा, ये बैक टिक है, ये टिल्डा नहीं है, ये बैक टिक है, तो मुझे इस तरह से लिखना होगा, तो ये मैच कर गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्मल नंबर या वो सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स आस्की टेबल के कैरेक्टर्स को लेता है। तो हम इसमें आस्की के कोई भी कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, बस वो प्रॉपर रेंज में होने चाहिए। अब यहाँ पे जो ये कैरेक्टर्स है ना, ये सारे कैरेक्टर्स इसको हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट कैरेक्टर भी होगा, आपको दिखेगा ये शिफ्ट इन शिफ्ट आउट, तो ये सारे कैरेक्टर्स हम टाइप नहीं कर सकते हैं, ये बस होते हैं, ये टाइप नहीं किए जाते हैं, ठीक है, मतलब ये दिखते नहीं है हमें। तो यहाँ पर जैसे नल कैरेक्टर ये भी नहीं दिखता है, तो ये वैसे कैरेक्टर्स हैं जो कि नॉर्मली दिखते नहीं है। तो हम यहाँ से कैरेक्टर्स को जो 32 नंबर से है, यानी कि स्पेस हमें दिखता है कि कम से कम वो जगह तो दिखती है, खाली जगह, तो ये स्पेस वाले कैरेक्टर्स से लेके हम यहाँ तक के डिलीट वाला, अब ये डिलीट वाला कैरेक्टर भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि डिलीट अपने आप में वो क्या बोलते हैं, कोई कैरेक्टर नहीं है, वो तो एक डिलीट है ना, तो इसीलिए डिलीट एक बटन है, तो यहाँ तक का हम डाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा डाल दें, स्पेस से लेके यहाँ तक, तो ये लगभग सारे कैरेक्टर्स को मैच कर लेगा और सारे नंबर्स को भी मैच कर लेगा। यहाँ पे नंबर्स भी आते हैं 48 से लेकर यहाँ तक 47 तक, तो ये सबको मैच कर लेगा। अब हम एक बार डाल के देखते हैं, मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, हम यहीं पे पूरा टेस्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ से डालने वाले हैं, यहाँ से स्पेस, यहाँ पर स्पेस डाल दिया, स्पेस से लेकर यहाँ पर टिल्डा तक पूरा डाल दिया। अब देखो सब कैरेक्टर्स मैच हो गए हैं, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं मैच हुआ, देखो इमोजी वाले कैरेक्टर्स नहीं मैच हुए हैं। तो ये इमोजी वाले कैरेक्टर्स को नहीं मैच करेगा क्योंकि हमारे आस्की टेबल में इमोजी वाला कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो ये आस्की टेबल के अंदर नहीं है हमारे। तो ये सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, इसके लिए हमें यूनिकोड वाला फ्लैग ऑन करना पड़ेगा और हमें वो यूनिकोड का वो पूरा डालना पड़ेगा। तो वो कैसे हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ पे सर्च करें यूनिकोड टेबल, तो हमें ये वाला टेबल मिल गया। यहाँ पर हम इमोजी सर्च कर लेते हैं, इमोजी, ये इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ये देखो ग्राइनिंग फेस है, ग्रीनिंग फेस है, तो इसका जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं, यूनिकोड में कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आके पेस्ट करता हूं, ठीक है। तो यूनिकोड को हमें \u का यूज करके और फिर उसके बाद स्क्वायर करली ब्रैकेट के अंदर हमें पेस्ट करना है। और ये न्यू लाइन में क्यों आ गया, न्यू लाइन में नहीं आना चाहिए था। और फिर दूसरा अगर रेंज ले लें, तो मैंने जो कॉपी किए हैं सारे कैरेक्टर्स वो यहां से यहां तक किए हैं, हालांकि ये हाथ जोड़ने वाला भी साइन है, तो यहां तक मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं \u और ये डाल दूंगा। अब ये पैटर्न एरर दे रहा है, तो ये एरर इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिकोड नहीं ऑन किया, हमने ये पहले देखा था। जैसे हमने ऑन किया, ये देखो ये मैचेस हो गए, 5 मैच हो गए यहाँ पे यूनिकोड, तो हम पूरा रेंज डाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये पूरा हमने यहां से लेकर यहां तक की इमोजी हमने यूज की है। अब इसके अंदर कोई भी इमोजी अगर हम कॉपी कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वरीड फेस वाला इमोजी कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ये मैच करेगा। हम यहां पर पेस्ट करते हैं, इधर कहीं भी पेस्ट कर देते हैं वरीड फेस, तो ये देखो मैच कर रहा है, 6 मैचेस हो गए, अभी तक 5 मैचेस थे। तो ये वाला आप यहाँ पे ट्राई करिए, अलग अलग इमोजीज को कॉपी पेस्ट करिए और देखिए कि किस तरह से मैच हो रहे हैं। और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को आप मैच करवा सकते हैं, तो वो आप खुद से ट्राई करना। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सबका यूनिकोड का रेंज अगर हम बता देंगे ना, और अगर हम देखें यहाँ पर ये यूनिकोड में अगर हम ये 020 ले लें या 00 ले लें, ये मान लो नल कैरेक्टर का 00 ले लेते हैं, इसका जो यूनिकोड होता है नल कैरेक्टर का वो 00 होता है। तो अगर हम 00 से लेके मैच करवा दें यहाँ तक का, तो यहाँ तक सब कुछ मैच हो जाएगा। इसके अंदर हमारा ये भी आ जाएगा, कहाँ गया, नंबर लेटर और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। आस्की के कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे और जो आस्की कैरेक्टर्स नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ये नॉर्मली तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम यूनिकोड के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो यूनिकोड ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये देखो सब कुछ मैच हो गया। अब इसके बाद अगर कोई इमोजी होगी
जैसे कि यहाँ पर मान लो इसके बाद भी कोई इमोजी होगी, और होगी, आई एम श्योर कि इसके बाद भी कोई कैरेक्टर होगा, कोई इमोजी होगी, तो इसके बाद जो हाथ जोड़ने वाला है उसके बाद नहीं मैच होगा इस पर्टिकुलर रेजेक्ट से। तो यहाँ पर हम यूनिकोड भी बता सकते हैं। तो मेनली हम यूनिकोड ज्यादातर नहीं लिखते हैं, ज्यादातर हम आस्की वाली वैल्यूज ही लिखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अगर हमें नंबर्स मैच करना है तो हम 0 से 9 तक लिखेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0 से 9 तक लिख दिया, सारा मैच हो गया। आप सोच रहे होंगे 0 से 10 तक लिख देते हैं तो क्या होगा? तो ये केवल 0 मैच हो रहा है और 1 मैच हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है, 0 से 1 तक ये केवल ये एक ही कैरेक्टर ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 1 तक ले रहा है, और फिर 0, ये बेसिकली हम यहाँ पे मान लो 0 से 15 तक मैंने किया होता, तो आप देखना 0 से 1 तक का जो भी कैरेक्टर है, 0 से 1 तक क्या है? 0 से 1 तक है 0 से 1 तक क्या है? 0 और 1 है, बस ये 0 और 1 है। तो 0 और 1 मैच हो गया और 5 मैच हो गया। तो 5 को ये अलग से ले रहा है। तो रेंजेस के साथ साथ हम कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 0 to 9 तक मैच करना, और उसके साथ साथ अंडरस्कोर कहीं दिखे तो उसको भी मैच कर लेना। तो ये देखो 0 to 9 और अंडरस्कोर ये मैच हो गया, सही है। और अगर हमें मान लो उसके साथ साथ कोई और x कैरेक्टर भी मैच करना है तो x भी हमने दे दिया। तो 0 to 9 अंडरस्कोर और x इन तीनों को मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। डिफाइनिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो बेसिकली हमने ये चीज देख ली कि नॉर्मली रैंडम कैरेक्टर देंगे तो उसमें से कोई भी एक चीज मैच करेगा वो, ठीक है, ये हो गया। और इस तरह से भी हमने देख लिया रेंजेस डिफाइन करना, और हम रेंजेस को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि हम रेंजेस को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो 0 to 9 मान लो हमने बता दिया कि सारे नंबर्स को मैच कर लो, और सारे कैपिटल लेटर्स को अगर हमें मैच करवाना है तो A to Z, सारे नंबर्स और सारे कैपिटल लेटर्स। अगर हमें चाहिए कि सारे कैपिटल लेटर्स और सारे स्मॉल लेटर्स और सारे नंबर्स ये सारे मैच करवाने हैं, तो स्मॉल a to स्मॉल z। तो ये एक रेंज हो गया नंबर्स का, ये दूसरा रेंज हो गया, यहाँ पे डैश से हम रेंज को डिफाइन करते हैं, और ये तीसरा रेंज हो गया सारे स्मॉल लेटर्स का। अगर इसके साथ साथ हमें चाहिए कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि यहाँ पर है ना, उनको भी मैच करवाना है, तो उसका हम आज के कोड में देख लेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्पेस से स्टार्ट होके यहाँ तक स्लैश तक जा रहा है, तो अगर हम स्पेस से स्लैश तक का रेंज डिफाइन कर देंगे तो ये भी मैच हो जाएगा। यहाँ पर हम एक स्पेस डाल देंगे, डैश और फिर स्लैश, ये अगर हम डाल देते हैं तो ये देखो सारे जो कैरेक्टर्स थे जो कि इस रेंज में आते हैं, जैसे कि प्लस माइनस हो गया, ये सब इसी रेंज में आता है। इक्वल टू इस रेंज में नहीं आता होगा, यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस देखें तो इस रेंज में आता है, इक्वल टू इस रेंज में नहीं आता है, इक्वल टू यहाँ पर तो है ही नहीं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इक्वल टू, तो यहाँ है, मतलब उस रेंज में नहीं है, यहाँ पर है, तो इसीलिए इसको मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कुछ हम अलग अलग रेंजेस को कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक रेंज लिख के उसी पे लिमिटेड रहेंगे, हम मल्टीपल रेंजेस को भी कंबाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है नेगेटेड कैरेक्टर क्लासेस। तो देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो मैं सारा डिलीट कर देता हूं, और मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं A to Z, तो ये हमारा एक रेंज हो गया A से लेके Z तक। अब ये क्या करेगा, या मैं कैपिटल कर देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को मैच कर रहा है। कैपिटल A से कैपिटल Z तक सारे कैरेक्टर्स को मैच करो, तो ये बोल रहा है ऐसा कुछ। अब हम अगर इस पे कैरेट का सिंबल सबसे आगे लगा दें तो ये बोल रहा है कि ऐसे कैरेक्टर्स को मैच करो जो कि A से Z के बीच में नहीं है, मतलब इसका उल्टा बोल रहा है। इसको बोलते हैं नेगेटेड कैरेक्टर क्लासेस। नेगेटेड का मतलब उल्टा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर भी हम देखें तो मैच ए सिंगल कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट बिलो। तो A से Z तक की लिस्ट में जो कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है उसको मैच करो। तो इसका मतलब सिंपली ये है, अगर हम यहाँ पे स्मॉल a से स्मॉल b तक करें तो स्मॉल वाले कैरेक्टर्स नहीं मैच होंगे, बाकी स्पेस वाले कैरेक्टर्स मैच होंगे। यहाँ पे देखो पूरा स्पेस मैच हो रहा है, और कैपिटल वाले मैच हो रहे हैं। यहाँ पर जो स्मॉल वाले A से B नहीं करना है, A से Z तक करना है, तो ये देखो स्मॉल वाले कोई भी कैरेक्टर्स नहीं मैच हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि स्पेस भी नहीं मैच करवाना है तो यहाँ पे स्पेस भी डाल देना है। तो स्पेस को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर्स
ये पूरे देखो, यहाँ पर जो भी हम डिफाइन करेंगे ए से जेड तक, उसको छोड़कर और स्पेस को छोड़कर, यहाँ पे हमने स्पेस भी डाल दिया, तो ए से जेड को छोड़कर और स्पेस को छोड़कर बाकी सबको मैच करो। लेकिन अगर हमें चाहिए कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक इसको भी हमें स्किप करवाना है, तो उसको भी कर दिया, स्पेस को भी कर दिया। तो इस तरह से देखो, ये केवल स्पेशल कैरेक्टर्स को, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, देखो यहाँ पर यूनिकोड वाला कैरेक्टर भी ये सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने बता दिया कि इनको छोड़ के चाहे जो हो उसको मैच कर लो। तो यहाँ पे देखो ये न्यू लाइन भी मैच कर रहा है, ये न्यू लाइन भी मैच कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम नेगेटेड कैरेक्टर क्लासेस बना सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज को ना मैच करे, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो कि इनको छोड़ के बाकी किसी को भी मैच कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में हम नेगेटेड कैरेक्टर क्लासेस यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटाकर इसके बीच में लगा दूंगा तो भी एग्जैक्ट सेम काम करेगा। ये इतना हो गया एक रेंज, इतना हो गया स्पेस, और फिर इतना हो गया दूसरा रेंज हमारा। इसी तरह से अगर हमें नंबर्स का भी रेंज अगर हमें करना है, तो 0 to 9 अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 to 9, ये वाला भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो जितना रेंज हम इसमें डालते जाएंगे वो सारा एक्सक्लूड होता जाएगा ऑटोमेटिक। और इसको हम VS कोड के अंदर अगर हम पेस्ट करें, इसको अगर हम कॉपी कर लेते हैं और इसको चल के अपने VS कोड के अंदर मैच करें, मैच नहीं पेस्ट करें इसको, तो यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है text.txt, इसके अंदर भी लगभग वही सिमिलर कंटेंट है। और यहाँ पर अगर हम पेस्ट करते हैं तो ये भी एकदम वैसे ही काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला बटन ऑन होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा ये। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो ये ए से जेड तक किसी भी, यानी कि किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी डिजिट को मैच नहीं कर रहा है ये। और उसके अलावा जो भी नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं उनको ये मैच कर रहा है। अगर हम यहाँ से स्पेस हटा देंगे तो स्पेस को भी ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम VS कोड के अंदर भी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके सर्च कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम ये चीजें नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डिलीमीटर और ये फ्लैग्स, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। बस हम केवल केस इनसेंसिटिव वाला फ्लैग इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन भी काम करता है हमारे VS कोड के अंदर। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये होती हैं कैरेक्टर क्लासेस। अगर हम यहाँ पर आएं और देखें तो हमने लगभग सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब आपका काम ये है कि आप एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, ऐसा एक कैरेक्टर क्लास लिखें जो कि सारे कॉन्सोनेंट्स को मैच करे। हमने वॉवल्स को मैच करने के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा था। आपका काम यह है कि आप कॉन्सोनेंट्स को मैच करने के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए। तो ये है आपका इस वीडियो के लिए असाइनमेंट। आपको ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जो कि सारे कॉन्सोनेंट्स को मैच करे, और उसको कमेंट करना है ताकि मैं भी देख पाऊं कि आपने क्या लिखा। और अलग अलग लोग अलग अलग सोल्यूशंस लेके आएंगे, तो आपस में आप लोग भी देखिए कि क्या सोल्यूशंस लोग लेके आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैरेक्टर क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, और क्वांटिफायर्स इससे भी ज्यादा मस्त चीज है। जो हमने कैरेक्टर क्लासेस देखा ना, उससे भी ज्यादा मस्त चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वांटिफायर्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और कैसे हम इनका रेजिक्स के साथ यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए मुझे कि जो मैंने लास्ट वीडियो में असाइनमेंट दिया था, क्या आपने उसको किया? और अगर किया तो क्या उसको कमेंट किया? अगर कमेंट किया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, लेकिन अगर कमेंट नहीं किया है तो वो असाइनमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम उसको यहाँ पे नहीं कवर करने वाले हैं। आपको वो असाइनमेंट करना है, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। तो क्वांटिफायर्स, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है, ये बताता है कि जो हमारा रेजिक्स है, जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैच करता है, वो कितनी क्वांटिटी में मैच करे उसको। अब ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वांटिफायर समझते हैं, क्योंकि ये समझने में सबसे ज्यादा इजी है। इससे हम बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में मैच करना है। कैसे बता सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा पूरा रेंज ए से लेकर, या चलो ए से लेकर जेड तक हमें मैच करना है, ठीक है? तो ये मैच कर लिया है सारी, मतलब आपको लग रहा होगा ये तो इनफाइनाइट क्वांटिटी है, जितना होगा उतना मैच करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक कैरेक्टर को मैच कर रहा है कि एक कैरेक्टर मैच हुआ, यहाँ पे भी एक कैरेक्टर। तो ये जो हमने पूरा क्लास लिखा है ना,
ये एक एक करके ये पूरा पूरा हमारे स्ट्रिंग के अंदर मैच कर रहा है। तो ये बेसिकली एक कैरेक्टर से मैच होता है। और क्वांटिफायर से हम ये बताते हैं कि कितने कैरेक्टर्स को मैच करवाना है। तो एक पर्टिकुलर जो हमारा रेजेक्स है वो कितने कैरेक्टर्स को मैच करे। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम बोल दें कि 3 कैरेक्टर्स को मैच करो, तो आप देखना ये 3-3 कैरेक्टर्स को मैच कर रहा है। अब हालांकि यहाँ पे जो मैच है वो 1 है, मतलब ये पूरा एक मैच है, लेकिन ये 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 1 से लेकर हमारा इंडेक्स का 0 जो हमारा स्ट्रिंग है इसका 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 1 से लेकर 4 तक इसने 3 कैरेक्टर्स को मैच किया है। तो ये ओवरऑल 3 कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। जो हमने ये नहीं बताया था, तो लगभग सारी चीजें मैच हो रही थी, लेकिन सारी चीजें क्या हो रही थी, ये एक एक करके मैच हो रही थी। और जब हम 3 बताते हैं तो इसका मतलब 3 कंजिक्यूटिव, मतलब 3 एक के बाद एक हो। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर एक ओ है ना, तो ओ के बाद इसको 3 नहीं मिला, ओवरऑल 3 का ग्रुप नहीं मिला तो नहीं मैच हुआ। ऐसे वर्ल्ड में यहाँ पे एलईडी है लेकिन ये ए टू जेड वाला नहीं है, तो इसको नहीं मैच करेगा। ए टू जेड जो कि लगातार 3 है उसको मैच करो। अगर हम यहाँ पे 6 कर दें तो 6 यानी कि यहाँ पे जो 6 वर्ड्स होंगे, 6 कैरेक्टर्स का वर्ड होगा, केवल वही मैच होगा यहाँ पे, 6 या उससे ज्यादा अगर होगा। लेकिन अगर हमें चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वर्ड पूरा पूरा मैच हो, जैसे कि पैराग्राफ जो है उसमें केवल केवल जी आर तक मैच हुआ है, पूरा नहीं मैच हुआ है। अगर हमें वो चाहिए तो हम ऐसे इसके बाद कॉमा लगा सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि कम से कम 6 तक देखना है तुम्हें। अगर 6 से छोटा कोई भी ग्रुप है तो उसको नहीं मैच करना है, 6 से बड़ा अगर ग्रुप है तो उसको मैच करना है। अब ये नहीं मैच कर रहा है, भले ये 6 से बड़ा है, ये इसलिए नहीं मैच कर रहा है क्योंकि हमारे रेंज के अंदर नहीं है, हमारा रेंज ए टू जेड है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा, लेकिन जो भी इस रेंज में है, जैसे कि ये भी 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा नहीं, 6 से बड़ा है ये, लेकिन ये हमारे इस रेंज में नहीं है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड कर दें तो वो वाला भी मैच हो जाएगा। ये देखो, ये वाला भी मैच हो गया। तो मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम कॉमा नहीं लगाते हैं तो हम बोलते हैं एग्जैक्ट, केवल केवल और केवल 6 चीजों को मैच करना है। यहाँ पे एग्जैक्ट 6 चीजों को मैच करना है। ये हमने क्वांटिटी बता दी, कितनी क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी। अगर हम कॉमा लगा देते हैं तो 6 या 6 से ज्यादा। हम यहाँ पे अगर आके देखें तो नेक्स्ट वाला हमारा ये था 6 या 6 से ज्यादा। अब ये ज्यादा कितना भी हो सकता है, हमारा वर्ड जो है कितना भी बड़ा हो, अगर वो उसमें लगातार कैरेक्टर्स हैं तो ये मैच करता जाएगा। ये स्पेस मैंने डाल दिया, नहीं तो ये मैच करता जाता। अगर ये हमारे इस रेंज में आ रहा है और 6 से बड़ा है तो मैच कर लेगा। लेकिन हमें चाहिए कि 6 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा, तो मतलब 6 से 10 तक, ये 10 तक काउंट करेगा ये। अगर हम यहाँ पर 10 तक कर देते हैं कैरेक्टर्स को, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक कर दिया। अगर उसके आगे अगर मैंने किया तो ये नहीं मैच हो रहा। तो ये हम यहाँ पे पूरा रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि कितने से कितने तक, ये क्वांटिटी का हमने रेंज बता दिया। तो कम से कम 6 से बड़ा अगर वर्ड है तो उसको भी मैच कर लो, 7 है 8 है उसका भी, तो उसको भी मैच कर लो। लेकिन अगर उससे बड़ा, अगर 10 से बड़ा है तो बस केवल उसका 10 कैरेक्टर्स मैच करना है, उसके बाद नहीं करना है मैच। तो ऐसे ही हम अपना कोई भी अगर हमारे पास मान लो कि 0 to 1 वाला अगर हम बता दें, 0 to 1 नहीं, 0 to 9 बता देते हैं तो हमारा ये वाला चीज मैच हो जाएगा। इसमें 6 to 10 अगर है तो ही मैच होगा। अगर मान लो यहाँ पर 1 2 3 केवल लिखा होता तो ये मैच नहीं हो रहा, जब तक कि कम से कम ये 6 कैरेक्टर्स का ना हो। तो इस तरह से हम क्वांटिटी बता सकते हैं। अब ये तो हो गई कि हम एग्जैक्ट क्वांटिटी बता सकते हैं, एग्जैक्ट इससे बता सकते हैं, और ये होता है कि एग्जैक्ट उतना या उससे ज्यादा, और ये होता है रेंज की इसके और इसके बिटवीन, बीच में। अब हम देखते हैं इन तीनों को। ये यहाँ पे हम बिना बताए हम कुछ कैरेक्टर्स यूज करते हैं और वो डिसाइड करता है कि कितने चीजों को मैच करना है। तो ये अगर हम यहाँ पे स्टार यूज करें, 1 मिनट, अगर हम यहाँ पर स्टार यूज करते हैं, आप देखना, ये देखो ये क्या हो गया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये स्टार बोल रहा है कि 0 से 9 तक, 0 से 9 तक कोई भी रेंज में हो उसको मैच करना है, लेकिन वो हो या ना हो तब भी मैच करना है। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि
जीरो कम से कम जीरो हो तो भी मैच कर लेना है, और जीरो ना हो तब भी मैच कर लेना है। तो ये एक तरह से बहुत सही चीज नहीं है। अगर हम इसको अपने दूसरे वाले regex एडिटर में चेक करें, यही सेम चीज, तो ये एक वार्निंग देगा। यहाँ पर अगर मैं पूरा ये चीज कॉपी कर लेता हूँ, या यही टेक्स्ट रहने देते हैं, हम केवल अपना regex कॉपी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे वार्निंग नहीं दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्लोबल फ्लैग ऑन कर देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर ग्लोबल फ्लैग ऑन है, तो इधर मुझे कोई वार्निंग नहीं दिख रही है। यहाँ पर मुझे कोई वार्निंग नहीं दिख रही है, अगर आपको कहीं दिखेगी तो आप बता देना। लेकिन यहाँ पर जैसे हम ग्लोबल फ्लैग ऑन करेंगे ना, यहाँ पे एक वार्निंग दिख जाएगी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एम्प्टी मैचेस को रिटर्न कर सकता है और ये इनफाइनाइट हो सकता है। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी ये एम्प्टी मैच किया है, लेकिन ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने जब किया तो ये एम्प्टी मैचेस कर रहा है, मतलब हर एक कैरेक्टर के बाद इसको ये मैच मिल रहा है, क्योंकि इसको चाहिए कि जीरो हो तब भी मैच कर ले। ये स्टार वाला जो क्वांटिफायर है उतना सेंस नहीं बनाता है अगर हम इसको केवल अकेले यूज करते हैं, लेकिन ये सेंस तब बनाता है, ये कब सेंस बनाता है, जब हम इसको किसी के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी। अब देखो ये ए बी को सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ए बी सेलेक्ट हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी के बाद अगर कोई कैरेक्टर है तो उसको सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं है तो केवल ए बी को सेलेक्ट कर लो। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। तो कैरेक्टर नहीं, कोई इसके बीच वाला कैरेक्टर है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर ए बी लिख दें, तो ये देखो कुछ समझ आया, कुछ सेंस बना यहाँ पे। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि ए बी हमें देखना है, आगे ए बी देखना है, ए बी है यहाँ पे। उसके बाद में अगर कोई इसमें से कैरेक्टर है, अगर जीरो कैरेक्टर है तब भी इस पूरे पैटर्न को सेलेक्ट करो, अगर जीरो कैरेक्टर नहीं है तब भी इस पूरे को सेलेक्ट कर लो। और अगर इस रेंज में जीरो कैरेक्टर के अलावा कुछ और है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 5 तक है, तो ये उस पर्टिकुलर रेंज वाले को सेलेक्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। अभी हम प्लस वाला देखते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखो प्लस बोलता है कि एक या और कम से कम एक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम प्लस लगा दें तो आप देखना ये बेसिकली बोल रहा है कि इसके बाद में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए। अगर एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर ये वाला जो हमने यहाँ पे लगाया है, तो एक कैरेक्टर है तभी वो सेलेक्ट करेगा। और जो ये था ना, ये स्टार था, ये जीरो कैरेक्टर होता तभी एबी को सेलेक्ट कर लेता। तो बेसिकली ये ऐसा चेक कर रहा है। ये स्टार या प्लस जिसके आगे लगता है, जैसे कि ये पूरा पैटर्न है, ये यहां से लेकर यहां तक स्क्वायर ब्रैकेट वाला, जिसके भी आगे लग जाता है ये। अब आगे यहां पर एक कंफ्यूजन ये हो सकती है, एक कंफ्यूजन जिसको मैं क्लियर कर देता हूं। हम यहां पे आ जाते हैं, एक मैं लाइन लिखता हूं, ये सब कुछ हटा देता हूं मैं लिखता हूं हेलो, और फिर मैं इक्वल टू लगाता हूं और वर्ड लिखता हूं। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्वल टू के आगे क्या है और इक्वल टू के पीछे क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन। आप बताइए इक्वल टू के आगे क्या है और इक्वल टू के पीछे क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जैसे मैं सोचता हूं उस तरह से सोच रहे होंगे, तो इक्वल टू के आगे जो है वो हेलो है और इक्वल टू के पीछे जो है वो वर्ल्ड है। तो इस तरह से है ना। लेकिन रेजेक्स के अकॉर्डिंग, रेजेक्स पता है क्या बोलता है, इक्वल टू के आगे वर्ल्ड है और इक्वल टू के पीछे हेलो है। और अगर हम एक तरह से लॉजिकली समझें तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत, मान लो एक रास्ता है, रास्ते पर कोई चलता जा रहा है, जैसे कि हम ऐसे चलते जा रहे हैं, तो ये मान लो आदमी है, जो कर्सर है ब्लू कलर का जो ब्लिंक कर रहा है वो एक आदमी है, ऐसे चलते जा रहा है। तो उसके आगे क्या है, उसके आगे वर्ल्ड है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे हेलो है। तो रेजेक्स ये वाला लॉजिक यूज करता है इस तरह से। और हम जब यहाँ पे आगे पीछे की बात करेंगे तो जब भी बोलेंगे किसी कैरेक्टर के आगे, इसका मतलब आप ये समझिए कि इस तरह से पढ़ते हुए आया, इसका मुंह इस तरफ है, जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ मुंह होगा, कोई पीछे मुंह करके तो चलता नहीं है नॉर्मली। तो यहाँ पे बैक गियर लगा के नहीं चल रहा है, ये आगे चल रहा है सीधा, तो इसको आगे दिख रहा है कि अब मेरे आगे वर्ल्ड है
और इसके पीछे हेलो है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंफ्यूज नहीं होना है आगे पीछे। जब मैं बोलूंगा आगे तो मैं रेजेक्स की तरह बोलूंगा, रेजेक्स के जैसा रेजेक्स अपना लैंग्वेज यूज करता है ना। अब ये आगे हमारा जो टॉपिक है एक लुक अहेड और लुक बिहाइंड, तो वही अहेड मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर अहेड का मतलब ये है रेजेक्स के अंदर, और बिहाइंड का मतलब ये है। तो वही लैंग्वेज मैं भी यूज करूंगा, आप भी वैसे ही समझना। ठीक है, तो ये जो प्लस है ना, इसके पीछे जो भी कैरेक्टर लिखा होता है, अभी हमें लग रहा है कि आगे है, ठीक है, लेकिन इसके पहले पहले बोल सकते हैं, है ना, पहले या पीछे जो भी कैरेक्टर लिखा है उसका काउंट बताता है कि ये कम से कम 0 हो या उससे ज्यादा हो। मतलब 0 नहीं, प्लस बताता है कम से कम 1 हो या उससे ज्यादा हो। अगर स्टार है तो कम से कम 0 हो या उससे ज्यादा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम ये चीज समझेंगे जो हमारा यहाँ पे था, हमने क्लास को सेलेक्ट किया था ना, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम पहली वीडियो में, कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों करना चाहिए, क्यों। तो इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, और अब आपके पास जितनी नॉलेज है जो कि हमने आज तक पढ़ी है, अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन आप खुद से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सारे क्लासेस को सेलेक्ट करिए, करिए वीडियो को पॉज करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको ट्राई कर लिया होगा। अब हम खुद से लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, शुरुआत में इतना चीज चाहिए, इतना तो होना चाहिए, हमारे जो पैटर्न जो हम फाइंड करने जा रहे हैं क्लास, उसमें लिखा होना चाहिए। अब उसके बाद में कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, है ना, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर, और यहां पे जाके रुक जाना चाहिए उसको। तो कोई भी कैरेक्टर के लिए हम डॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है, डॉट यूज कर लिया। अब वो कोई भी कैरेक्टर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये प्लस कम से कम एक कैरेक्टर हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है, और फिर एंड हो जाए। तो ये देखो क्लासेस सेलेक्ट हो गई, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सही है, ये यहाँ पे पूरा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ ये इस डिस्प्ले नन स्टाइल इसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब हम डॉट सेलेक्टर का यूज करके बोलते हैं तो ये बोलता है कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर ये जो डबल कोट्स है इसको भी सेलेक्ट करके, इसको भी सेलेक्ट करके, सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे आके रुकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों रुक रहा है। तो बेसिकली हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को ये बता रहे हैं। और हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाला ऑन रहना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा ये चीज। यहाँ पर ये इस वाले को एंड क्यों नहीं माना इसने, इस वाले को एंड क्यों माना इसने, या इसको भी एंड नहीं माना। तो बेसिकली ये हमें पता है कि डॉट कैरेक्टर जो है वो न्यू लाइन को मैच नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम और आगे जाएं इस रेगुलर एक्सप्रेशन के आगे, तो ये वाला कैरेक्टर आएगा, उसके बाद फिर न्यू लाइन आ जाएगा, और न्यू लाइन को मैच नहीं कर सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं इसको एंड करना होगा, पैटर्न हमारा डबल कोट पे एंड होना चाहिए। तो लास्ट कोट, इस पूरे लाइन में जहां भी लास्ट कोट मिलेगा, अगर मान लो कि मैं कुछ और यहां पे दे देता हूं, तो इस पूरी लाइन में जो लास्ट कोट होगा वहां तक ये सेलेक्ट करेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब हम क्या करें, तो हमें ऐसा करना है कि ये सब कुछ सेलेक्ट हो, लेकिन बीच में अगर डबल कोट्स आ जाए तो उसको ना सेलेक्ट करे। तो ये कैसे करेंगे, ये हमें पता है कैसे करना है। हमें ये एक कैरेक्टर क्लास डिफाइन करनी है, उसमें डबल कोट्स बताना है, और उस पर नॉट सेलेक्टर यूज कर लेना है। बस यही तो करना है, यही तो था हमारा फाइनल रेजेक्स। तो अब आपको ये पूरा रेजेक्स समझ आ रहा होगा। तो हमने क्या बताया इसमें कि एक यहां तक तो लिटरली ऐसे ही एज इट इज मैच कर रहा है। उसके बाद में कोई भी कैरेक्टर हो, लेकिन ये कैरेक्टर ना हो, ये वाला कैरेक्टर, यानी कि डबल कोट्स ना हो, और कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। और इसको प्लस ये बता रहा है कि तब तक सेलेक्ट करना जब तक एंड में ये ना आ जाए। तो इसने सेलेक्ट करना शुरू किया, इसने मैच करना शुरू किया, जैसे ही ये इसको दिखा इसने स्टॉप कर दिया, है ना। तो बेसिकली ये मैच का जो एंड है हमने बता दिया कि एंड इससे होना है, और मैच में ये नहीं इंक्लूड करना, ये एंड में आएगा, मतलब ये चीज एंड है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। अब आपके पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, आप इसमें देखिए, अलग अलग चीजें सेलेक्ट करिए। जैसे हमने यहाँ पे ये चीज सेलेक्ट किया था। अब आपका काम है कि आप यहाँ पर जितने भी अल्ट टैग है ना, सारे अल्ट टैग को एम्प्टी कर दीजिए। आप वो करिए,
बहुत ही सिंपल है, वैसे ही है जैसे ये था वैसे ही है। आप इसमें अब नया नया प्रॉब्लम खुद से क्रिएट करके उसको सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये रेजेक्स का केवल ट्रेलर है, अभी तो बहुत पावरफुल चीजें आनी बाकी हैं। अभी हमने रिप्लेस जब किया है ना, तो रिप्लेस में हम कुछ एक हार्ड कोडेड वैल्यू यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम रिप्लेस इक्वल टू सब जगह पे सेम वैल्यू यूज कर रहे हैं, लेकिन सब जगह पे मान लो एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, ऐसे कुछ अलग वैल्यू डायनेमिकली कुछ अपडेट करनी है तो वो भी हम इस पे कर सकते हैं। तो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, अभी तो ये बस शुरुआत है। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाला समझ में आ गया होगा। अब आप ये फाइंड करने के लिए आप रेजेक्ट्स खुद से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, या और भी कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ढूंढने के लिए, सारा एचरफ ढूंढने के लिए आप ये पैटर्न फाइंड कर सकते हैं, या कोई लिंक, एचरफ नहीं, आपका ये काम है कि आप कोई भी लिंक ढूंढिए। यहाँ पे एक रेजेक्ट्स लिखिए, ये आपका क्या बोलते हैं असाइनमेंट है। एक ऐसा रेजेक्ट्स लिखिए जो कि लिंक ढूंढे, ऐसा लिंक जो कि HTTP या HTTPS से शुरू हो। अब ये असाइनमेंट करने के लिए आपको हो सकता है कि जो हमारा नेक्स्ट ये है क्वांटिफायर जो कि है क्वेश्चन मार्क, उसकी जरूरत पड़े। तो अब ये नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला बेसिकली बोलता है कि ये किसी भी कैरेक्टर को ऑप्शनल बनाने के लिए है कि अगर वो 0 है या फिर मैक्सिमम 1, 0 to 1, बेसिकली ये ऐसे ही है, बस 0 to 1 इसको बताता है कि कम से कम 0 या मैक्सिमम 1। तो ये कैसे काम करता है, तो AB के बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क अगर हम लगाते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो यहाँ पर 0, AB के बाद 0 कैरेक्टर है नंबर वाला, तो भी सेलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर AB के बाद 1 कैरेक्टर है, यहाँ पर AB के बाद 1 कैरेक्टर है, तो वो भी सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर AB के बाद कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 1 कैरेक्टर को चूज करेगा। अब इसी चीज को हम ऐसे भी बता सकते थे 0,1, स्पेस नहीं डालना है, ऐसे ही। तो ये सेम चीज है, 0 to 1, एक ये बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो हम इसको छोटे में इस तरह से कर देते हैं। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे और दिखानी थी, वो ये थी कि अगर हम यहाँ पे प्लस यूज करते हैं, जैसे कि हमने प्लस यूज किया ना, तो हमें 156 चीजें मिल रही, 156 मैचेस मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टार यूज करते हैं तो 158 मैचेस मिल रहे हैं, और इसमें ये वाला इंक्लूडेड है, यानी कि इसके बीच में हम ये चीज बता रहे हैं ना, ये इतना वाला चीज, ये बेसिकली हम बोल रहे हैं किसी भी चीज को मैच कर लो बीच में। तो जब स्टार बताते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर कुछ नहीं भी है तो भी मैच हो जाए, लेकिन अगर प्लस होता है तो देखो ये 58 हो गया, 158। लेकिन अगर प्लस होता है तो उसके अंदर कम से कम एक चीज होनी चाहिए, कम से कम स्पेस ही हो। अगर स्पेस होगा तो भी मैच करेगा, अगर स्पेस नहीं है तो मैच नहीं करेगा। एक कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, तो मैच हो जाएगा। तो ये चीज आपको एक बतानी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे वापस आ गया फिर से। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला भी क्लियर हो गया होगा। इसको हम ऑप्शनल बोल सकते हैं कि ऑप्शनल करने के लिए, किसी भी वैल्यू को ऑप्शनल करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो हमने सारे क्वांटिफायर्स बहुत ही डिटेल में समझ लिए हैं। अब आप जाइए, एक्सप्लोर करिए, और यहाँ पे अलग अलग रिजेक्ट्स क्रिएट करिए, अलग अलग पैटर्न्स फाइंड करिए। और आपका ये काम है, क्या काम मैंने दिया था मैं खुद ही भूल गया हूँ। हाँ, ये काम दिया था कि आपको लिंक्स ढूंढने हैं। जैसे कि ये एक प्रॉपर लिंक नहीं हो सकता, ये हाफ लिंक है एक तरह से। तो आपको इस तरह से जहां पे HTTP या HTTPS से शुरू हो उसको मैच करवाना है। मैं एक में से HTTP हटा देता हूँ, HTTPS। तो आपको कुछ इस तरह से मैच करवाना है, और सारे लिंक्स को देखना कि कितने लिंक्स हैं, चाहे वहां पे HTTP हो या HTTPS हो। और आप चाहें तो और भी रोबस्ट इसको बना सकते हैं कि अगर www से कोई लिंक हो तो उसको भी मैच कर ले। तो वो आपको करना है, ये आपका टास्क है। और जितना नॉलेज आपको अभी है इस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने सिलेबस में, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंकर्स, और एंकर्स के साथ साथ हम मल्टी लाइन फ्लैग भी समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वांटिफायर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है वो भी आप अच्छे से करेंगे। और आप कमेंट करके बताइए, वो जो भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे
उसको आप कमेंट करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कि एंकर्स क्या होते हैं। जो वीडियो आपने देखा है हमारे रेजेक्स प्रो कोर्स का एक शुरुआती हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको रेजेक्स समझ आ रहा है, आपको एक्साइटिंग लग रहा है और आप रेजेक्स को कंप्लीटली मास्टर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट रेजेक्स कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इसीलिए आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं प्रोकोडर रेजेक्स, तो आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये कोर्स केवल और केवल 299 रुपीज का मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी तक ये अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, जिस तरह से मैं रेजेक्स को पढ़ा रहा हूँ, आपको ये तरीका अच्छा लगा है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं और रेजेक्स के मास्टर बन सकते हैं। तो मिलते हैं कोर्स के अंदर।